कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट कहाँ से करता है? कहाँ से करता है? वो सेल है। तुमने कहा सेल है, तो कौन सी सेल है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ स्टार्ट कहाँ से करता है? जाइगोट से करता है। कहाँ से करता है? जाइगोट से करता है। अभी तुम प्रीएग्जिस्टिंग नहीं कर रहे थे, तुम कर चुके हो प्रीएग्जिस्टिंग वाला ना, जाइगोट से। और जाइगोट के बारे में आपको पता है कि जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। दूसरी बात, अगर इसमें सेल का नंबर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसमें जो सेल होती है वो एक सिंगल सेल होती है, एक सिंगल सेल जाइगोट होता है। और सिंगल सेल जाइगोट से ही फिर सेल इसी में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने के बाद में एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ सेल का नंबर बढ़ता है। और सेल का नंबर जब बढ़ता रहता है उसी में सेल क्या करती हैं? अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती हैं। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है वो अलग अलग टाइप की सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाती है। तो कोई भी हो अपनी लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करेगा? जाइगोट से स्टार्ट करेगा। इतना ठीक है ना? चलिए आते हैं डिफिनेशन पर। और डिफिनेशन कौन सी है भाई मेरे पास? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? करेंट डेवलपमेंट जो होता है ये दो चीज को मिलाकर हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? सम ऑफ द टू प्रोसेस, दो प्रोसेस का सम है। पहली प्रोसेस कौन सी है? ग्रोथ है। दूसरी प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। पहली है ग्रोथ, दूसरी कौन सी है? डिफरेंशिएशन। ये दो प्रोसेस हैं और इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। देखो यार, ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे आपने, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रोथ का मतलब क्या है, जनरल सी बातें क्या है, आप कहोगे ना लंबाई बढ़ जा रही है ना, किसी की चौड़ाई बढ़ जाए, लंबाई मोटाई, आप कहते हो होता क्या है? ये ग्रोथ हो रही है। आप कहते हो अगर कोई छोटा सा बच्चा उसकी हाइट बढ़े, आप कहते हो इसकी ग्रोथ हो रही है ना। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है थोड़ा सा अलग होना, दूसरे से, भीड़ से थोड़ा सा अलग होना। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं तो आप, जैसे मैं आपसे कहूं आपने क्लास फर्स्ट से स्कूलिंग स्टार्ट की होगी, क्लास फर्स्ट से। आजकल तो इससे पहले ही पढ़ाते हैं लोग प्ले ग्रुप में, ये नर्सरी वो नर्सरी, 4-5 साल तो नर्सरी गुजर जाता है ना। मैं स्टार्ट कर, हाँ, LKG UKG, तो हम, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप क्लास फर्स्ट से लेकर के आप आगे तक बढ़ते हो तो लगभग लगभग आप क्लास 10 तक ना, क्लास 10th तक जितने बच्चे होते हैं वो सबके सब एक जैसे होते हैं ना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। यानी कि सबका सब्जेक्ट क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है क्लास 1 से, मैंने कहा क्लास 1 फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ये जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं क्लास 10th तक अगर देखा जाए तो इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप में डिफरेंशिएशन कब होता है? सब्जेक्ट वाइज। जब आप क्लास 10 के बाद क्लास 11 में जाते हो तब आप वहां से डिवाइड होते हो कि आप कौन सा सेक्शन चूज करोगे ना। बायोलॉजी आपको चूज करनी है, मैथ लेना है, कॉमर्स लेना है। तब जो बच्चा क्लास 10th में था वो तो एक ही था ना। अरे बोलो, जो क्लास 10th वाला बच्चा था वो तो अनडिफरेंशिएटेड था, अभी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जिसे वो क्लास 10 को क्रॉस करता है, पास आउट करता है, उसके बाद उसके जब अगर वो 11th में जाकर के एडमिशन ले रहा है तब वो डिसाइड करता है उसे किस स्ट्रीम की तरफ बढ़ता है। अब यहां से क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। तो आपका ही कोई फ्रेंड होगा कि जो आपके साथ क्लास 10th में बैठा हुआ था, आपका ही कोई फ्रेंड होगा जो बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, आपका ही कोई दोस्त होगा जो कि, हाँ बिल्कुल सही है, मैथ लेकर के वो IT की तरफ बढ़ेगा। आपका ही कोई फ्रेंड होगा जो आपके साथ क्लास 10th में ही बैठता था, अब वो कहाँ जा रहा है? वो कॉमर्स की तरफ बढ़ रहा है। आपका ही कोई दोस्त होगा कि जो क्लास 10th में आपके साथ बैठा था, आप में ही इसमें से अलग होकर कोई आर्ट ले लेगा, है ना। तो सारे बच्चे वही थे ना, क्लास 10th वाले ही थे, जिसमें क्या था? अनडिफरेंशिएशन था, जिसमें कोई भी विभाग डिवाइडेड नहीं था। लेकिन जिसे वो क्लास 10 को क्रॉस आउट करता है अब उससे क्या करना पड़ता है? अलग होना पड़ता है, यानी कि डिफरेंशिएट होना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा अलगाव आना, यानी कि दूसरे से अलग होना। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो मेरे पास जाइगोट है तो ये तो सिंगल सेल है, लेकिन अगर मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के पढ़ाऊंगा या आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मैंने कहा था जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में फिर जाइगोट जब डिफरेंशिएट करता है, सेल का नंबर बढ़ता है, उसके बाद फिर लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म बनता है, मेसोडर्म बनता है, एंडोडर्म बनता है। 3 लेयर बनती है जर्मिनल लेयर। फिर उन 3 जर्मिनल लेयर से अलग अलग टाइप की टिश्यू बनती हैं, अलग अलग टाइप का ऑर्गन बनता है। यानी देखा जाए ओरिजिनली तो सारा क्या था? एक ही सेल था।
और एक ही सेल ने क्या किया, फिर डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में अलग अलग टाइप की सेल, टिश्यू और ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट जो होता है वो दो चीज मिलाकर कहलाता है, यानी दो प्रोसेस का सम कहलाता है। पहली जो प्रोसेस का नाम क्या है, ग्रोथ, और दूसरी प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला करके हम कहते हैं क्या, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है ना। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें एज अ डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट। टू बिगिन विथ, it is essential and the sufficient to know that the development of a mature plant, एक मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट कहां से, फ्रॉम द जाइगोट। यानी कि आप एक मैच्योर प्लांट बनाना चाहते हो और बनाओगे कहां से आप, जाइगोट से। जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज एग ही तो क्या होता है, जाइगोट होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तभी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो आप जाइगोट से क्या बना रहे हो, एक मैच्योर प्लांट बना रहे हो। अब आप सोच सकते हो, अगर आपने कोई भी प्लांट देख लो आप, चाहे वो आम का हो या किसी और हो, तो अगर आप एक मैच्योर प्लांट का मतलब अच्छी खासी उसके पास हाइट होगी, उसमें सारे ऑर्गन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, रूट अलग होगा, स्टेम अलग होगा, लीफ क्या होगा, अलग होगा, फ्लावर क्या होगा, अलग होगा। लेकिन अगर आप जाइगोट के देखें तो जाइगोट के पास कितनी सेल है, एक सिंगल सेल है, और एक सिंगल सेल ही क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट करके क्या बना रहा है, एक मैच्योर प्लांट बना रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम द जाइगोट बोले तो फर्टिलाइज एग फॉलो अ प्रिसाइज एंड द हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स। जैसे अगर आपको पता होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आप जोड़े इसमें, या चलो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा आपने, पढ़ा है ना। अगर आप इस इवेंट को यहां से जोड़ें तो देखो क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था फ्लावर एक पार्ट होता है ना प्लांट में, और उस फ्लावर के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है एंड्रोसियम, एक का नाम होता है गाइनोसियम। अगर आप इस पार्ट में अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन है, स्टेमन में फिर एंथर है, एंथर के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर मैच्योर एंथर है तो मैच्योर एंथर के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, अगर आपको याद होगा तब ना। स्पोरोजीनस टिश्यू जैसे मैच्योर होता है, फिर वो स्पोर मदर सेल्स बनाता है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वहां पर डिवीजन होता है। तो धीरे धीरे अगर प्रोसेस बढ़ती रहती है तो बनता क्या है, फिर मेल गैमेट बनता है। दूसरे पार्ट में गायनोसियम की अगर बात करते हैं तो दूसरे पार्ट में क्या बनता है, फीमेल गैमेट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि एंड्रोसियम में डायरेक्टली क्या बन जाए, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बन जाए ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनने से पहले सारी की सारी जो प्रोसेस है उसे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लास्ट स्टेज पे आओगे, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पर दोनों का ट्रांसफर होगा बोले तो पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के बारे में दोनों की मेटिंग होगी, तभी तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यानी जाइगोट बनाने से पहले आपको बहुत सारी पुरानी जो आपके पास इवेंट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही जाइगोट से अगर आप मैच्योर प्लांट बनाना चाहते हो तो आप देखो, अगर आपने कभी एक सीड बोया होगा तो जैसे ही आप सीड बोते हो ऐसे नहीं तो तुरंत दूसरे दिन क्या हो जाएगा, मैच्योर प्लांट निकल आए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपने सीड बोया है तो सीड क्या करेगा, पहले आसपास इन्वायरमेंट को पहले क्या करेगा, वो अपने देखेगा ना। फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड में क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो अलग अलग पार्ट्स बनेंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं तुरंत क्या करेगा सीड मैच्योर प्लांट बन जाएगा। और जब प्लांट बन भी रहा होगा तो पहले स्टेम, फिर रूट, फिर क्या आएगा, आपका लीफ आएगा। अब ये मैच्योर छोटा सा प्लांट बनेगा, उसके बाद उसकी हाइट क्या होगी, और बढ़ेगी, उसके बाद और बढ़ेगी। अगर मान लो कि आम का प्लांट है तो 1 2 4 साल बाद वो क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत आपने प्लांट लगाया एक ही साल के अंदर क्या किया, उसने फ्लावरिंग कर दिया। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी जाइगोट से मैच्योर प्लांट एक बनाऊंगा तो मुझे बहुत सारे क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, और सारे इवेंट्स किस में आएंगे, वो एक ऑर्डर में आएंगे। ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हो कि पहले फ्लावरिंग हो जाए बाद में प्लांट अपनी लंबाई बढ़ाए, नहीं। एक स्टेज आने के बाद में ही क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। कोई भी आप फ्लावरिंग प्लांट लगा लीजिए जिसमें आपको फ्रूट मिलता होगा, तो वो 6 महीने साल भर एक टाइम लेता है, एक हाइट गेन करता है, उसके बाद उस पर क्या आती है, फ्लावरिंग आती है, और उस फ्लावरिंग के बाद उसमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, एक जाइगोट से मैच्योर प्लांट बनाना है, और मैच्योर प्लांट बनाने के लिए आपको बहुत सारे इवेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा इन अ ऑर्डर वे। Next, during this process, a complex body organization is formed that produce root, leaf, branches, flower, fruit and seed and eventually they die। कह रहे हैं कि अगर किसकी बात कर रहे हैं, दिस प्रोसेस दौरान, यानी कि जाइगोट से मैच्योर प्लांट बनाने के दौरान
आपके इस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, यानी प्लांट के पास एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसके अंदर रूट भी होगा, लीव भी होगा, ब्रांचेस भी बनेंगे, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और सीड जब बन जाएगा अल्टीमेटली देखा जाए तो प्लांट क्या हो जाता है, मर भी जाता है जब उसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी तब। ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका नाम क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। बिना सीड जर्मिनेशन के नया प्लांट कैसे बनेगा। तो आप देखो यहाँ पे एक बात और है, अगर आपने कभी प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो प्लांट किंगडम में आपने प्लांट के नाम पर आपने कितने प्लांट पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। आपने एल्गी पढ़ा है, ब्रायो पढ़ा है, जिम्नो पढ़ा है, टेरेडो पढ़ा है, जिम्नो और एनजियो। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपने कहा कि एंड प्रोडक्ट जो होता है फर्टिलाइजेशन का वो क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड से ही क्या आएगा, नया नया जनरेशन आएगी, नई जनरेशन आएगी। तो बात यहाँ पर आ रही है कि अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन लेके आना है तो प्लांट ग्रोथ में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सीड को जर्मिनेट करना। तो ये आप लाइन अंडरलाइन कर लें, इससे ही आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्लांट ग्रोथ का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। और आपको ये भी पता है सीड जर्मिनेट करने के लिए आपको एक फेवरेबल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो आपके घर में अगर गेहूं रखा होता है तो गेहूं ऐसा नहीं कि हमेशा वो ग्रो कर जाता है, लेकिन अगर उसी गेहूं को ऐसी जगह पे रख दो जहां पे थोड़ा सा नमी हो, उसे थोड़ा ऑक्सीजन मिलती रहे, उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी देखो आप, अगर आपके किचन में प्याज रखी है, आलू रखा है, तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है या उसका जब वो सीजन आता है तभी उसमें क्या होती है, रूटिंग स्टार्ट होती है। जैसे आजकल देखो अगर प्याज आपके घर में पड़ी हुई है तो प्याज के अंदर क्या हो जाती है, निकल आता है। क्यों, उसकी क्या चल रही है, वो सीजन चल रहा है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो कहीं पर भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वो क्या करेगा, ग्रोथ करना, बोले तो आपको जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्लियर, सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। सीड कब जर्मिनेट करेगा, जब कंडीशन में क्या रहेगी, एनवायरनमेंट के अंदर फेवरेबल कंडीशन रहेगी तब। इन एब्सेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस द सीड डू नॉट जर्मिनेट। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ द सस्पेंडेड ग्रोथ और द रेस्ट। आपने कभी सुना होगा सीड डॉर्मेंसी, क्या सुना होगा, सीड डॉर्मेंसी। और ये जो सीड डॉर्मेंसी है ये भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अगर ये सीड डॉर्मेंसी ना होती सीड के अंदर तो आप किसी भी सीड को स्टोर ना कर पाते। जैसे कि आप घर में गेहूं को भर के रखते हो तो 2 साल 3 साल 4 साल जैसे जिसके यहाँ होता है, तो अगर सीड डॉर्मेंसी स्टेज में ना जाता तो आप उसे स्टोर भी ना कर पाते। होता क्या, प्लांट के ऊपर सीड ऐसे बनता और बनने के बाद तुरंत ही क्या हो जाता, सीड वही प्लांट के ऊपर ग्रो करने लगता। तो सीड डॉर्मेंसी भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन सीड जर्मिनेट कब करेगा, जब इन्वायरमेंट में क्या रहेगा, फेवरेबल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, तो सीड किस हिस्से में जाएगा, रेस्ट में जाएगा, और उस हिस्से का नाम क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी होता है। पहले आपके पास ये टॉपिक था सीड डॉर्मेंसी, अब आपके पास सीड डॉर्मेंसी का टॉपिक नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फेवरेबल कंडीशन क्या है। वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब दोबारा से कंडीशन रिटर्न आएगी, द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सीड अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को दोबारा से रिज्यूम करेगा, स्टार्ट करेगा, एंड ग्रोथ टेक प्लेस, और क्या हो जाएगा, दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने कभी प्लांट देखा होगा, अगर आपने कभी प्लांट लगाया होगा और आप देखे होंगे तो प्लांट का एक ऐसा पीरियड आता है जब प्लांट हाइट में बहुत तेजी से ग्रो करता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के लिए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए उसकी जो हाइट होती है उसी पर रुकी रहती है। लेकिन जब दोबारा फिर से वही सीजन दोबारा फिर से आता है तो फिर से ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। वही बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि अगर फेवरेबल कंडीशन दोबारा रिटर्न होकर आएगी, सीजन दोबारा से फिर से आएगा, तो फिर से क्या हो जाएगी, सीड अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिज्यूम करेगा और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है। इन दिस चैप्टर पढ़ना क्या है, यू शैल आल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंट प्रोसेस। कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को। जैसे कि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपने हार्मोन्स पढ़े थे ना। अगर हार्मोन अपने नॉर्मल कंडीशन में होता है तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आपके इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर उसका एबनॉर्मल होता है तब भी उसका इफेक्ट एज अ डिजीज के फॉर्म में दिखता है। वैसे ही
प्लांट के अंदर भी प्लांट के प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए प्लांट के अंदर भी अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं, कुछ प्लांट के अंदर अंदरूनी होते हैं, कुछ बाहरी होते हैं। जो अंदरूनी होते हैं उन्हीं का नाम क्या पढ़ेंगे हम, एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दीज फैक्टर्स आर बोथ, कह रहे हैं जो फैक्टर्स है दोनों हैं, कौन कौन से हैं ये, इंट्रिंसिक है बोले तो इंटरनल फैक्टर भी है, एंड द एक्सट्रिंसिक बोले तो एक्सटर्नल फैक्टर भी है। दोनों फैक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर हैं। अब आते हैं टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, ग्रोथ। एक तो ग्रोथ है, दूसरा क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे आते हैं। कह रहे हैं ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ इज द रिगार्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। कह रहे हैं ग्रोथ क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो आपको आसानी से दिख जाता है, किसका, लिविंग बीइंग का। अगर मैं आपसे कुछ चीज पूछूं, बताओ क्या नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करता, करता है। कैसे पढ़ा आपने, कहाँ बताया, किसने बताया ग्रोथ करता है। हाँ, जिसने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लिविंग वर्ड जो चैप्टर है, तो उसमें पहले दिया गया था कि जो लिविंग होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो वहां पर 5 कैरेक्टर लिखा हुआ था, 5 में से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला था, हाँ बता रहे नू भाई, पहला ग्रोथ था, दूसरा रिप्रोडक्शन था, तीसरा बताओगे, हाँ आगे बताओ, ये ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इसके बाद कोई बताएगा, मेटाबॉलिज्म था, क्या था, मेटाबॉलिज्म था, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, और लास्ट में था कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक वहां पे बताए गए थे। 5 के अलावा 2-4 और बताए गए थे, इंटरेक्शन भी बताया गया था, लेकिन ये जनरली बताए गए थे। वहां पे ये बताता आती थी कि लिविंग वो होते हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टर क्या होते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं ये भी कुछ कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन वहां पर जो ग्रोथ की डिफिनीशन थी वो अलग थी। जैसे कि नंबर का बढ़ जाना ना, सेल का नंबर बढ़ जाएगा तब उसे ग्रोथ मानते थे, मास का बढ़ जाना भी उसे नंबर मानते थे। तो बात आती है यहां पर, अगर कोई नॉन लिविंग है तो ग्रोथ करेगा, लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग में तो कोई सेल होगी नहीं, तो वहां पर हम सेल का नंबर नहीं गिनते हैं, बल्कि क्या देखते हैं, यहाँ पर मास देखते हैं। क्या देखते हैं, मास देखते हैं। मास बढ़ रहा है, हम मानते हैं कि नॉन लिविंग भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा तब आपको पता होगा, नहीं तो कुछ नहीं, ये टॉपिक क्या हो चुका पूरी तरीके से खत्म है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ग्रोथ क्या है, एक फंडामेंटल क्या होता है आपके पास, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, लिविंग बीइंग की होती है। लेकिन अगर कहीं पर ग्रोथ हो रही है तो आप ग्रोथ को देखकर ये नहीं बता सकते हो कि वो लिविंग ही होगा, क्योंकि वहां पर एक बात और आती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ना। तो बात आती है यहाँ पर, अगर ग्रोथ हो रही है तो वो क्या है, लिविंग है। आगे व्हाट इज ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ की डिफिनीशन क्या है। कैन ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ irreversible permanent increase in the size। ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है, एक बार हो गई तो हो गई, दोबारा वापस नहीं आने वाली है, और परमानेंट इंक्रीज है। क्या है, परमानेंट इंक्रीज। अब इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या करेगी, बढ़ेगी ना। तो इंक्रीज इन द साइज, अब किसकी साइज में करें, ऑर्गन की साइज में या किसी पार्ट की साइज में, आर इवन ऑफ द इंडिविजुअल सेल, या किसी सेल की साइज अगर क्या कर रही है, इरिवर्सिबली परमानेंट इंक्रीज कर जा रही है, इसे कहते हैं क्या है, हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, और कैसी होती है, परमानेंट। अगर कहीं पर साइज या कुछ भी ऐसा बढ़ रहा है लेकिन वो रिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी टाइप का है, तो ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। ग्रोथ हो तभी मानी जाएगी जब कैसा होगा, वो इरिवर्सिबल होगा, और कैसा होगा, वो परमानेंट हो, एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, ठीक है ना। करें इंक्रीज इन द साइज, अब किसका साइज बढ़ने का, किसी ऑर्गन का, किसी सेल का, किसी पार्ट का, या किसी भी चीज का अगर साइज बढ़ जाता है उसे कहते हैं क्या है, हम ग्रोथ कहते हैं। ये डिफिनीशन आप अंडरलाइन करें ग्रोथ की। अब आते हैं एग्जांपल। जनरली ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर आपने कभी पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म्स, 2 टाइप का होता है ना, मेटाबॉलिज्म्स 2 टाइप का होता है, आपने पढ़ा था, एक होता है आपके पास कैटाबॉलिज्म्स और एक होता है आपके पास एनाबॉलिज्म, होता है ना। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, चीजें टूटती हैं, यानी कोई कॉम्प्लेक्स चीज क्या होंगी, टूट के स्मॉल चीज बनाएंगी। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, छोटी छोटी चीज टूट करके, सॉरी जुड़ करके बड़ी चीज बनाएंगी, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम एनाबॉलिज्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो क्या है,
कह रहे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है ना, कह रहे accompanied by the metabolic process that occurs at the expense of the energy, यानी जो ग्रोथ होती है वो एनर्जी खर्चा करने के बाद होती है, ठीक है ना। जब भी आप कोई मेटाबॉलिज्म चलाओगे, चाहे एनाबॉलिज्म होगा कैटाबॉलिज्म होगा, उसमें आपको एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, और जब एनर्जी खर्चा होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रोथ। Therefore, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। जैसे मान लेते हैं आपने कभी अगर प्लांट पे देखा होगा, क्या जैसे ही प्लांट पे नई पत्ती आती है तुरंत ज्यादा हाइट की सॉरी ज्यादा विड्थ की होती है, नहीं, पहले बहुत छोटी सी पत्ती निकलती है ना, उसके बाद यही जो लीफ होती है कुछ टाइम के बाद बड़ी हो जाती है, उसके बाद यही लीफ जो होती है और बड़ी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि लगातार ये बढ़ती रहेगी, हर एक प्लांट की स्पीसीज की जो लीफ होती है उसकी साइज क्या होती है, फिक्स होती है ना, तो जो इसकी मैच्योर साइज है वहां तक वो पहुंचेगी। तो हो क्या रहा है पर लीफ में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। बताओ क्या ये दोबारा से ऐसा थोड़ा होता है लीफ एक बार बड़ी हो गई है दोबारा से क्या करेगी, छोटी हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। एक बार छोटी लीफ थी, उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी, उतनी बड़ी होगी जितना उस प्लांट की स्पीसीज की मैक्सिमम लीफ की साइज होती है। क्लियर है ना। अब अगर आम की पत्ती है तो उसका साइज आपको पता है, देखा है, और अगर वो बनाना वाली है तब उसका भी साइज आपको पता है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं आम की पत्ती से बढ़ते बढ़ते बनाना वाली हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। हर स्पीसीज की लाइफ क्या है, जो लीफ है उसकी साइज क्या है, फिक्स है, यानी अपने मैक्सिमम साइज तक वो जाएगी। तो हो क्या रहा है, इरिवर्सिबल है और परमानेंट, अगर हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं दोबारा फिर से लौट के रखे आएगी। तो यहां पर कह रहा है कि अगर हम सिंपल एग्जांपल दे ग्रोथ का, क्या है वो, एक्सपेंशन ऑफ द लीफ। लीफ एक्सपेंड कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और परमानेंट इंक्रीज है किसमें, कह रहे हैं कि किसी पार्ट में, ऑर्गन में या किसी सेल के अंदर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ अ पीस ऑफ द वुडन। अब कह रहे हैं आपके पास एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है जो फूल चुका है, अब बताओ उसमें क्या ग्रोथ हुई है या ग्रोथ नहीं हुई है। अब लकड़ी का टुकड़ा है कहां पर, कभी देखा होगा आपने, लकड़ी का टुकड़े कहां पर है, अपने पानी में रखा है, पानी के रखने के बाद में अगर आपने देखा कभी तो लकड़ी जो टुकड़ा होता है वो फूल जाता है। अब बताओ जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फूला हुआ है, बताओ वो ग्रोथ है या ग्रोथ नहीं है उसके अंदर, हाँ टेम्पररी है, क्योंकि पानी अभी गया था उसने एब्जॉर्ब किया था तो हुआ था, उसकी साइज बड़ी थी, लेकिन जैसे ही पानी क्या करेगा वहां से इवापोरेट होगा, साइज दोबारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी एक बार साइज बढ़ी थी दोबारा साइज क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है ना। तो परमानेंट इंक्रीज तो नहीं है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इनडिटरमिनेंट होती है। ये टॉपिक क्या है देख लेते हैं। कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट दियर लाइफ। क्या प्लांट पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है, प्लांट पूरी लाइफ क्या करता है, ग्रो करता है। अब यही सेंटेंस में बोल रहा हूं, क्या प्लांट का हर एक पार्ट पूरी लाइफ ग्रो करता है, नहीं। क्या प्लांट का हर एक पार्ट पूरी लाइफ ग्रो करता है, नहीं। प्लांट में कुछ फिक्स जगह है जहां पर क्या होती है, ग्रोथ चलती है, बाकी पार्ट क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। तो प्लांट ग्रोथ क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी है, कहने प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट पूरी लाइफ तरह ग्रो करता रहता है। अच्छा बताओ हम लोग क्या पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं, हाँ? एक एज तक हमारी ग्रोथ क्या होती है, लेकिन बस हमारे अंदर कह रहे हैं कि एक एज तक ही क्या होती है, ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन से। बाद में क्या होता है, हमारी हाइट आकर के एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर रुक जाती है, लेकिन पूरी लाइफ डिवीजन से हमारी सेल क्या करती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल है जो डैमेज हो रही है, उस सेल को रिप्लेस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है, और सेल क्या होती रहती है, रिप्लेस होती रहती है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन प्लांट में क्या देखा जाए तो प्लांट पूरी लाइफ क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। दिस एबिलिटी, अब प्लांट के अंदर ऐसी क्या कैपेसिटी है कि पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है। तो एबिलिटी कहां से आती है, कहना दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम। प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और प्लांट में मेरिस्टेम होने की वजह से ही प्लांट क्या करता है, पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है। अब कह रहे हैं ये मेरिस्टेम कहां पर है, क्या प्लांट के हर एक पार्ट में मेरिस्टेम है, नहीं। कुछ फिक्स जगह है जहां पर मेरिस्टेम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए लिखा है एट द सर्टेन लोकेशन। कुछ ही लोकेशन पर मेरिस्टेम होता है, प्लांट की हर एक जगह पर मेरिस्टेम नहीं होता है। कहां पर होता है इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा प्लांट एनाटॉमी, तब वहां पर आपको मेरिस्टेम, हर एक मेरिस्टेम पता चल जाएगा। तो फिलहाल बताओ
प्लांट ग्रोथ जो होता है, क्या प्लांट पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है? हाँ, करता रहता है। तो प्लांट के पास कैपेसिटी कहाँ से आती है पूरी लाइफ ग्रो करने की? मेरिस्टम की वजह से। क्या मेरिस्टम प्लांट में हर जगह होता है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर ये मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी जगह है देख लेते हैं। The cell of the such meristems have the capacity to divide and the self perpetuate। मेरिस्टम कहाँ कहाँ होता है? अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो रूट के टिप पर होता है। कहाँ होता है? रूट के टिप पर होता है। अगला होता है आपके पास शूट के टिप पर होता है। ये तो हो गया आपके पास एपिकल मेरिस्टम। इसे कहते हैं क्या है? हम इन दोनों को मिला कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं उनके साइड में भी मेरिस्टम होता है, उसका नाम होता है क्या? लैटरल मेरिस्टम। क्या नाम होता है? लैटरल मेरिस्टम। इन दो मेरिस्टम की वजह से, यानी कि एपिकल मेरिस्टम की वजह से जो प्लांट होता है वो लंबाई में बढ़ता रहता है। जो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है ये रूट की लंबाई बढ़ाता है। जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है शूट की लंबाई, बोले तो स्टेम की लंबाई क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन लैटरल मेरिस्टम होता है ये प्लांट क्या करता है? गर्थ में यानी चौड़ाई में उसे ग्रो करवाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करें। अब देखो, जो मेरिस्टम की सेल होती है इनके पास कैपेसिटी कहां से आती है? द सेल ऑफ सच मेरिस्टम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। जो मेरिस्टम की सेल होती है इनके पास कैसी कैपेसिटी है? डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। ये पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल का नंबर हमेशा बढ़ाते रहते हैं। द प्रोडक्ट soon lose the capacity to divide and such cells make up the plant body। यहां पे देखें, मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक सेल है, ये मेरिस्टम की सेल है। किसकी सेल है? मेरिस्टम की सेल है ये। और मेरिस्टम के मेरे पास एक ही सेल है, इसके पास डिवाइड करने की क्या है? कैपेसिटी है। जब डिवाइड करेगी तो आपको पता है डिवीजन दो ही तरीके से होता है। कितने टाइप का? कौन कौन सा? हाँ, इसके अलावा कोई और भी पढ़ा था आपने? हाँ, नहीं। बताओ भाई, क्या वो तो एग्जाम थोड़ा ना देंगे? हाँ ना, ये तो है। अरे अभी जस्ट टेस्ट से पहले ही आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन। दो ही टाइप का तो है। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। ये तो होता है। अरे मियोसिस कहाँ होता है? गलत है। मैंने कहा वो सेल जो गैमेटोजेनेसिस करती है ना, उन्हीं के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, क्योंकि उन्हें क्रोमोसोम नंबर आधा करना होता है। बाकी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने टिक लगाया था कि अगर आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें एक वर्ड लिखा था सेल रिपेयर, ग्रोथ करना। तो किसकी प्रॉपर्टी है ये किसके कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। तो अगर मुझे ग्रोथ करना है तो मैं सेल के अंदर कौन सा डिवीजन कराऊंगा? माइटोसिस कराऊंगा। तो मेरे पास आपको पता है जब भी किसी सेल के अंदर माइटोसिस होता है तो एक सेल से कितनी बनती है? दो से फिर चार बनेगी ना, क्योंकि नंबर क्या करेगा? बढ़ेगा। ये होगा कितनी सेल? दो सेल। इन दोनों सेल में भी क्या होगा? माइटोसिस होगा। अगर ये मेरिस्टम की सेल है, अभी भी इनके पास क्या कैपेसिटी है डिवाइड करने की? तो बताओ, ये जो सेल मेरे पास दो मौजूद हैं, ये फिर से डिवाइड करेंगी, माइटोसिस करेंगी, तो कितनी सेल बनेगी? चार बनेगी। इससे भी दो बनेगी तो इससे बनेगी। अगर इन सेल के पास अभी भी कैपेसिटी है डिवाइड करने की तो फिर से डिवाइड करेंगी। जब फिर से डिवाइड करेंगे तो हर एक सेल कितनी सेल बनाएगी? दो सेल बनाएगी। हर एक सेल दो सेल बनाएगी। अब नंबर कितना हो गया? 8। यानी कि लगातार अगर डिवीजन करने की सेल के पास कैपेसिटी है तो क्या करेगी? लगातार डिवाइड करेगी। तो सेल का नंबर क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। लेकिन बात आती है, अगर सेल को डिफरेंशिएट करना होता है, प्लांट की बॉडी बनानी होती है, तो इसी जो सेल आपके पास बनी है, अब इसे में देखो, ये मेरे पास पेरेंट सेल मान लेते हैं। कौन सा है ये? इससे ये बना, इससे ये बना, इससे वह बना ना। इसे मैं मानता हूं क्या? ये मेरे पास एकदम लास्ट वाली सेल है, इसका नाम क्या दिया था यहाँ पर? प्रोडक्ट सेल, या आप डाटर सेल भी कह सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ये मैं मान लेता हूँ ये कौन सेल है? मेरे पास प्रोडक्ट सेल है। अब जो प्रोडक्ट सेल है, अगर ये डिवीजन कैपेसिटी खो दे, अच्छा बताओ, क्या इस सेल के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है? तभी तो डिवाइड की ना। क्या इस सेल के पास अभी भी डिवीजन करने की कैपेसिटी है? तभी तो डिवाइड की है। क्या इस सेल के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है? यानी जब भी सेल डिवाइड करती है, प्रोडक्ट सेल बनती है, तो प्रोडक्ट सेल को डिसाइड करना होता है कि इसे फर्दर डिवाइड करना है या नहीं करना है। अगर डिवाइड करना होगा तो कैपेसिटी ये रखेगी डिवीजन करने की और ये आगे डिवाइड करेगी। अगर डिवीजन नहीं करना होगा तो ये कैपेसिटी खो देगी डिवाइड करने की, और ये कैसे बन जाएगी? परमानेंट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ये? परमानेंट। तो मैं कह रहा हूं अब ये जो सेल बनी है इनके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है,
तो नहीं है तो क्या बनाएंगी, ये प्लांट का कोई ना कोई पार्ट बनाएंगी डिफरेंशिएशन करने के बाद में। ये हो सकता है रूट का पार्ट बना दे, ये हो सकता है कि ये स्टेम का पार्ट बना दे, ये हो सकता है कि लीफ का भी पार्ट बना सकती है। तो यहां पर जब भी प्रोडक्ट सेल बनेगी, प्रोडक्ट सेल के पास क्या होगी, कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की या नहीं होगी, नहीं होगी, डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होगी। लिखा है द प्रोडक्ट सेल सून लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। जो प्रोडक्ट सेल बनी है मेरे पास, उसके पास क्या डिवीजन करने की कैपेसिटी है, नहीं है, नहीं है तो क्या करेगी ये, एंड सच सेल मेक द प्लांट बॉडी, और यही सेल क्या बनाएंगी, प्लांट बॉडी बनाएंगी। क्लियर है ना। जो सेल कैपेसिटी है, जिसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, वो सेल प्लांट बॉडी के मेजर पार्ट बनाने में हिस्सा नहीं लेती हैं, बल्कि वो डिवाइड करती ही रहती हैं। लेकिन जिस सेल के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी खो देती हैं, वही क्या बनाती हैं, प्लांट बॉडी बनाती हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास एक अगर अलग अलग फेज होता है, एक नाम होता है मेरिस्मेटिक जोन होता है, एक नाम होता है, क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, बहुत हंस रहे हो यार। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये वाला फिगर कभी पढ़ा होगा आपने रूट के अंदर, तो यहाँ पे जोन होता है, इसका नाम होता है जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ये जो जोन होता है इसका नाम होता है जोन ऑफ इलांगेशन। यहाँ पर होता है जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे जो सेल होती हैं, इनके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, ये डिवाइड करती रहती हैं, और जब डिवाइड करती हैं तो डिवाइड करने के बाद में ये कहाँ भेज दी जाती है, इलांगेशन में। सेल अपने साइज को गेन करता है, और गेन करने के बाद में फिर यहाँ पे डिसीजन होता है कि अब इसे क्या पार्ट बनाना है, तो कहाँ जाएगी, ये जोन ऑफ इलांगेशन में जाएगी। लेकिन देखो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, क्या जो यहाँ पे सेल है इसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, नहीं है। जो सेल यहाँ पर है, क्या डिवीजन करने की कैपेसिटी है, नहीं है। जो सेल यहाँ पर है उसके ही अंदर क्या है, डिवीजन करने की कैपेसिटी है। तो जो सेल यहाँ पर है वही क्या करेगी, केवल डिवाइड करेगी। बाकी सेल क्या करेंगी, बाकी जो सेल यहाँ पे बनेगी वो कोई ना कोई प्लांट का पार्ट आगे चल के बनाने वाली है। तो जो भी सेल प्रोडक्ट सेल बनेगी उसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, और वही क्या बनाती है, प्लांट का पार्ट बनाती है। दिस फॉर्म ऑफ द ग्रोथ wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called the open form of the growth। तो प्लांट के अंदर कैसे ग्रोथ दिख रही है आपको, ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ, जहां पे सेल एक टाइप की सेल लगातार क्या कर रही है, डिवाइड कर रही हैं, और डिवाइड करने के बाद में उस सेल को बाहर भेज दिया जा रहा है ताकि वो प्लांट की कोई पार्ट बना सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा दिस फॉर्म ऑफ द ग्रोथ वेयर न्यू सेल आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी। नई सेल क्या हो रही है, प्लांट बॉडी के अंदर ऐड हो रही है बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम की एक्टिविटी द्वारा इस टाइप की ग्रोथ कहते हैं क्या है, हम ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ कहते हैं। अगर मेरिस्टेम डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद में वो प्लांट बॉडी के अंदर नई नई सेल को भेजती रहे, तो इस फॉर्म को कहते हैं क्या है, हम ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ कहते हैं। What would happens if the meristem cease to divide? अगर मेरिस्टेम की जो सेल है वो डिवाइड करना बंद कर दें तो क्या होगा, क्या प्लांट के अंदर फर्दर ग्रोथ दिखेगी आपको, बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। अगर मेरिस्टेम की सेल डिवाइड नहीं करेगी तो सेल प्लांट के अंदर नई नई सेल नहीं जाएंगी। तो अगर नई नई सेल नहीं जाएंगी तो मैं कहूंगा प्लांट के अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तुम आगे आ जाओ। डज दिस, क्योंकि भैया तुम्हें बार बार देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाओ और जल्दी जल्दी हो, जल्दी हो। डज दिस इवन हैपेंस, क्या कभी होता है कि मेरिस्टेम जो सेल है वो डिवाइड ना करे ना, होता भी है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। आपको वहां पर समझ में आ जाएगा ये कब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर 6 यू विल स्टडी, अभी चैप्टर 6 कौन सा है, एनाटॉमी वाला है। कौन सा है ये, एनाटॉमी वाला है जो आपने पढ़ा नहीं है। यू हैव स्टडी अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे आप, शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों मेरिस्टेम होता क्या है, मान लेते हैं कि ये एक सॉइल का एरिया है, ये सॉइल लेवल है, तो सॉइल नीचे क्या आता है, रूट आता है ना, और ये क्या होता है आपका, इसमें स्टेम भी होगा और क्या होगा, लीफ होगा। ये स्टेम हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, लीफ। यानी ये जो एरिया है इसका नाम क्या है, सूट वाला है। ठीक है ना। अब देखो यार, जो रूट होती है वो ऐसे नीचे तरफ ग्रो करती है, और जो सूट होता है वो यहां से ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे जो नई सेल बन रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पे जो सेल होती है इसका नाम होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल।
और यहाँ पे जो सेल होता है उसका नाम होता है शूट एपिकल मेरिस्टम। ये दोनों एपिकल मेरिस्टम है क्योंकि टिप पर है, रूट के टिप पर होगा तो रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट के टिप पर होगा तो शूट एपिकल मेरिस्टम। जिससे होता क्या, प्लांट लगातार लंबाई में बढ़ता रहता है। इस रूट की लंबाई बढ़ती रहती है जो कि ग्राउंड की तरफ जाती है और शूट की भी लंबाई बढ़ती रहती है जो कि आसमान की तरफ बढ़ती रहती है। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये जो आपके पास मेरिस्टम है, कौन सा मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, वो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम हो चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टम हो, ये प्लांट की किस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। देयर एक्सिस मतलब कि लंबाई में बढ़ेगा चौड़ाई में बढ़ेगा, प्लांट जो होगा वो लगातार लंबाई में बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो प्लांट लंबाई में बढ़ने के लिए कौन सा मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। और आगे हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर जो प्लांट होता है वो अपनी चौड़ाई में भी बढ़ता है, स्टेम की मोटाई भी बढ़ती है, उसके लिए लैटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि फिगर में आपको दिखाया गया है। यू ऑल्सो नो दैट इन द डाइकाट प्लांट, किस प्लांट की बात कर रहे हैं हम, डाइकाट प्लांट। अच्छा बताओ, डाइकाट प्लांट है तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होगा, डाइकाट और मोनोकाट। अच्छा दोनों बताओ, डाइकाट और मोनोकाट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक चीज लिखा है डाइकाट, दूसरा मेरे पास लिखा है मोनोकाट। अगर मैं आपसे पूछूं टैक्सोनॉमी के हिसाब से कि बताओ ये जीनस है, ये फैमिली है, ये ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, डिवीजन है, तो क्या है ये डाइकाट और मोनोकाट। यस सर नहीं है डाइकाट और मोनोकाट, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। अच्छा फाइलम प्लांट में तो होगा नहीं, क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन है, किंगडम है, क्या है ये, हाँ क्लास है, पेज पढ़ लिया, क्या है ये, क्लास है। कौन सा क्लास, डाइकाट और मोनोकाट। डाइकोटिलिडनी एंड द मोनोकोटिलिडनी पढ़ा कभी, अगर आपने कभी पढ़ा होगा लिविंग वर्ड चैप्टर तो मैंने आपको वहां पर दो एग्जाम्पल पढ़ाए थे, पूरा एक टेबल बना हुआ था। डाइकाट एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मैंगो के नाम से, और मोनोकाट पढ़ाया था मैंने आपको वीट के नाम से, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको पता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर कितनी क्लास होती है, दो क्लास, एक का नाम है डाइकाट, दूसरे का नाम क्या है, मोनोकाट। कई बार आपने पढ़ा डाइकाट सीड, मोनोकाट सीड, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तब। नेक्स्ट पढ़ते हैं, करें कि यू आल्सो नो दैट इन द डाइकाट प्लांट एंड द जिम्नोस्पर्म, किसकी बात करें हम, दो, ये तो डाइकाट एंजियोस्पर्म हो गया, और कौन सी बात करें हम, दूसरा जिम्नोस्पर्म। द लैटरल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम नाम बोलो तो वैस्कुलर कैम्बियम, और कौन सा कैम्बियम, और कैम्बियम, कह रहे हैं कि अपीयर लेटर इन द लाइफ, यानी प्लांट के कुछ टाइम के बाद ये अपीयर होते हैं, और ये जब अपीयर होंगे तो क्या ये लंबाई बढ़ाएंगे प्लांट की, नहीं, क्या बढ़ती है फिर, मोटाई बढ़ती है। दीज आर द मेरिस्टम दैट काजेस द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन इन व्हिच दे आर एक्टिव। जिस भी ऑर्गन के अंदर, जिस भी ऑर्गन का मतलब होता है अगर ये रूट के अंदर, अगर ये रूट के अंदर एक्टिव है लैटरल मेरिस्टम तो ये रूट की मोटाई बढ़वाएंगे, और अगर ये स्टेम में एक्टिव है तो स्टेम की क्या करेंगे, चौड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में दो टाइप के मेरिस्टम है, एक आपके पास एपिकल मेरिस्टम है और दूसरा आपके पास कौन सा है, लैटरल मेरिस्टम होता है। आपने कहा एपिकल मेरिस्टम कहां पर होता है, तो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो रूट और शूट के एपेक्स पर होता है, जो कि प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम आता है, और इसे कहते हैं क्या है, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। यहीं पर मेरे पास दूसरा एक प्लांट है जैसे कि डाइकाट एंजियोस्पर्म। देखो हमने एंजियोस्पर्म में मोनोकाट की बात नहीं की क्योंकि मोनोकाट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म में मैंने क्या लिया है, डाइकाट, क्योंकि एंजियोस्पर्म के डाइकाट में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्या कभी आपने देखा गन्ना इतना मोटा, करें यस सर, इतना मोटा, इतना मोटा देखा है, करें हाँ देखा है हाँ, वो पूरा गन्ने का लट्ठा देखा होगा जो वो बोझ बांधते हैं क्या है, क्या है, अगर आप आम का पेड़ देखो, अगर छोटा सा है तो अभी उसकी चौड़ाई इतनी होगी मान लो, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती रहती है ना। लेकिन आप गन्ना का देखो, कितनी भी साल छोड़ दोगे उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी ही रहेगी, मैक्सिमम इतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों, गन्ना क्या है, वो मोनोकाट है, तो मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डाइकाट में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डाइकाट, एंजियोस्पर्म में डाइकाट, और दूसरा कौन सा है, जिम्नोस्पर्म। इनकी बॉडी में क्या होता है, लैटरल मेरिस्टम।
और लैटरल मेरिस्टम की वजह से क्या होता है, इनकी चौड़ाई बढ़ती है, बोल तो इनकी क्या बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है। अगर ये रूट में प्रेजेंट होंगे तो रूट की ये चौड़ाई बढ़ाएंगे, अगर ये सूट में होंगे तो सूट की बढ़ाएंगे। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये कौन सी ग्रोथ कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लैटरल ना, लैटरल में आता है कौन सा आपका, वैस्कुलर एंड द कार्केम्बियम। यहां तक क्लियर है, हाँ लैटरल, लैटरल के अंदर आता है, हाँ दोनों लैटरल, वो अलग अलग स्टेज दोनों बनेगा। ये फिगर बना हुआ है, देखो भाई फिगर दिख रहा है आपको, ये जो फिगर है यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको, रूट। दूसरा कौन सा दिखाया गया, ये सूट दिखाया गया है। रूट में आप देखेंगे तो दोनों मेरिस्टम मौजूद है। कौन सा, पहला देखो टिप पर कौन सा मौजूद है, रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। रूट एपिकल मेरिस्टम है, सेल बनेगी, सेल बढ़ेगी ऊपर साइड में और ग्रोथ होगी इसकी नीचे के साइड में, ठीक है ना। ये आपके पास कौन सा मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम है। रूट के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, वैस्कुलर कैम्बियम भी दिखाया गया है। तो वैस्कुलर कैम्बियम होगा तो रूट की चौड़ाई भी बढ़ेगी, यानी एपिकल मेरिस्टम की वजह से रूट की लंबाई बढ़ेगी और वैस्कुलर कैम्बियम में लैटरल मेरिस्टम की वजह से क्या बढ़ेगी, रूट की चौड़ाई भी बढ़ेगी। यहाँ पे देख ले, सूट के अंदर देखेंगे तो सूट एपिकल मेरिस्टम के टिप पर मौजूद है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा, लगातार सूट लंबाई में बढ़ता रहेगा, आसमान की तरफ जाएगा। और यहाँ पर क्या मौजूद है आपके पास, वैस्कुलर कैम्बियम भी मौजूद है, यानी कि लैटरल मेरिस्टम का पार्ट मौजूद है, जो क्या करेगा, इस स्टेम की चौड़ाई भी बढ़ाता रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ कह रहे हैं कि आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, ग्रोथ को क्या आप मेजर कर सकते हो, ग्रोथ इज अ मेजरेबल ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल। करें अगर सेल के लेवल पे आप ग्रोथ को देखते हो तो इज द प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं आपसे कहूं एक मेरे पास सेल है, सिंपल क्या है, मेरे पास सेल है, क्या सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो कैसे बताओगे आप। मेरे पास एक ही सेल है तो आप नंबर तो बता सकते हो, तो क्या करोगे, इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट है, अगर मुझे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट पता चल जाए कि कुछ टाइम पहले इतना ग्राम था, कुछ टाइम के बाद इतना ग्राम हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ इसमें क्या हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वेट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ग्रोथ अगर आप कहां देखना है, सेलुलर लेवल पर, तो क्या करोगे आप, लगातार आप क्या करोगे यहाँ पर, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट आप देखोगे अगर आप सेल के लेवल पर ग्रोथ देख रहे हो तब। सिंस इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, करें प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये देखना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू मेजर डायरेक्टली मेजर करना थोड़ा सा क्या है आपके पास प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी व्हिच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी को मेजर करेंगे जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे आते हैं, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ द पैरामीटर। अगर आपको ग्रोथ नापना है तो बहुत सारे पैरामीटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें से कौन सा पैरामीटर आता है, पहला इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, कभी नाम सुना होगा आपने, फ्रेश वेट बढ़ रहा है, ये भी क्या है, ग्रोथ का एक पैरामीटर है नापने का। अगला क्या है, ड्राई वेट। अब तुम बताओ ड्राई वेट और फ्रेश वेट में कौन सा वेट सबसे अच्छा होगा, ड्राई वेट होगा अच्छा ना, लेकिन आप दोनों से नाप सकते हो, फ्रेश वेट से भी नाप सकते हो और ड्राई वेट से भी आप नाप सकते हो कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगला पैरामीटर क्या है, लेंथ में नाप लो, अगर आप लंबाई कहीं देख रहे हो तो अगर आप लेंथ नापोगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात बताओ, क्या आप लीफ के अंदर लंबाई नापोगे या सरफेस एरिया नापोगे, आप सरफेस एरिया नापो, सबसे अच्छी बात रहेगी। तो अगर आपको कहीं पर एरिया भी दिख जाए तो आप एरिया से पता कर सकते हो कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा वॉल्यूम एंड द सेल नंबर, तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी भी एरिया के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। पहला बताओ फ्रेश वेट हो गया, दूसरा ड्राई वेट है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है एंड द सेल का नंबर है। इस सब पैरामीटर से आप पता कर सकते हो कि ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है। अगला, यू मे फाइंड इट इमेजिन टू नो दैट one single maize root apical meristem can give rise to the more than 17,500 new plants per hour। कह रहे हैं अगर मेरे पास रूट एपिकल मेरिस्टम है, क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम है, लेकिन किसकी रूट एपिकल मेरिस्टम है, मेज की रूट एपिकल मेरिस्टम है, और मेरे पास कितनी सेल है,
सिंगल सेल। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एरिया लिया है, लेंथ लिया है, वॉल्यूम लिया है, ड्राई वेट क्या लिया है, यहाँ पर नंबर लिया है। क्या लिया मैंने, नंबर लिया, और एक फिक्स टाइम लिया है। फिक्स टाइम कितना है, पर आवर, 1 घंटा। यानी 1 घंटे के अंदर जो मेज की रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल होती है वो डिवाइड करके एक सेल कितनी सेल बना लेती है, 17,500 नई सेल बना लेती है। तो आपने यहाँ पर क्या काउंट किया है, आपने ग्रोथ को देखने के लिए क्या लिया है, यहाँ पर नंबर लिया है कि 1 घंटे के अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टम मेज की है वो एक सेल से कितनी सेल को बना लेती है, कितनी बनाती है, 17,500 1 घंटे के अंदर। वेयर एज सेल इन अ वाटरमेलन, ये तो आपने आप सुना होगा आपने, हाँ डिसाइड कर लेना। वाटरमेलन में इंक्रीज इन द साइज अप टू द 3 लाख, कितना भाई, 3,50,000 टाइम। कितना, 1 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि जो सेल वाटरमेलन जो सेल होती है वो कितनी बढ़ जाती है, 3.5 लाख। अब क्या है यहाँ पर टाइम्स, मतलब अब यहाँ पर बताओ क्या नंबर देख रहे हैं यहाँ पर कि एरिया देख रहे हैं या वॉल्यूम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ नंबर नहीं देख रहे हैं बल्कि हम देख रहे हैं जो सेल है वो कितना गुना बढ़ जा रही है। एज अ वॉल्यूम आप देख सकते हो या कि सरफेस एरिया भी आप देख सकते हो कि एक सेल थी, एक सेल कितनी ग्रोथ कर गई, करें कितनी ग्रोथ हो गई है, लगभग 3.5 लाख गुना टाइम 1 घंटे के अंदर। तो आप ग्रोथ को किसी भी पैरामीटर पर आप नाप सकते हो आसानी से, चाहे आप फ्रेश बेड ले लीजिए, ड्राई बेड। हाँ इतना तेज बढ़ता है, नहीं ऐसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। सेल की जो साइज वो माइक्रोमीटर में है। हाँ तुम्हें लग रहा होगा, मैंने बता दिया, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कोई सेल है, मैंने उसका बढ़ा दिया लगभग 3.5 लाख गुना साइज उसकी बढ़ गई ना, तो आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी साइज है, अचानक से घंटे में इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप पहले देखो तो कि जो आपके पास वाटरमेलन की जो सेल है उसकी साइज कितने में है। कोई भी जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है वो माइक्रोमीटर में है, और माइक्रोमीटर मतलब किसमें है, आप 10⁻⁶ में हो आप ना, और वहां से आप ग्रोथ कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा आपको ग्रोथ दिखने में पॉजिटिव में, ठीक है ना। इतना दिमाग रखो, अपनी साइज के हिसाब से बढ़ाओ। अगर तुम्हारी साइज आ जाएगी तो अचानक से फट सकते हो तुम ना, 3.5 लाख गुना आसानी से बढ़ जाओगे, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, इन द फार्मर, मतलब जो पहले मैंने आपको पढ़ाया नंबर वाले में, ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन एज इंक्रीज इन द सेल नंबर। मैंने कहा था, मैंने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर मैंने क्या देखा था, मेज में सेल नंबर देखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द लेटर एक्सप्रेस ग्रोथ एज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। तो दूसरा है, उसमें क्या देखा है मैंने, सेल की साइज को देखा है, जो साइज है वो वॉल्यूम या एरिया में आप नापोगे, ठीक है ना। वाइल द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब, ये तो नाम आपने सुना ही होगा कि सुना है, हाँ सुना है आपने, पॉलन ट्यूब नाम तो सुना ही होगा। अब पॉलन ट्यूब है तो आपको पता होगा पॉलन ट्यूब कहाँ बनता है ना, पता तो होगा ना कहाँ बनता है ना। ये क्या है, अरे बोलो, स्टिग्मा, स्टाइल, ये तो पता ही हो। हाँ कोई बात नहीं, हंसने दो। अच्छा हम हंस रहे हैं, अब किसी ने कहा था आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है इसलिए मैं मुस्कुरा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी, पॉलन ग्रेन की जनरेशन से बनेगी, और आपको पता है, तुम्हें सब पता है, तुम्हें इतना पता है, देखो तुम्हें इतना पता है कि जो पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर गिरा है उसे अल्टीमेटली जाना कहाँ पर है, एम्ब्रियो साइक के अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, इसे एग मिलता है। अरे बोलो ना यार, तो यहाँ से यहाँ जो पॉलन ट्यूब आ रही है तो बताओ क्या बढ़ेगा, इसका लंबाई बढ़ेगा, इसका लंबाई बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लंबाई। पॉलन ट्यूब लंबाई में तो ग्रो करेगी। अरे बोलो, तो अगर आपको पॉलन ट्यूब की ग्रोथ देखनी है तो आप लंबाई भी निकालोगे, पहले कितना था अब कितना है। while the growth of the pollen tube is measured in the term of the its length as increase in the surface area denote the growth in the dorsiventral leaf। अगर आपको pollen tube के अंदर ग्रोथ देखनी है तो आप उसको क्या नापोगे,
और अगर किसी भी लीफ के अंदर अगर आपको देखना है कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो क्या देखोगे उसका आप सरफेस एरिया देखोगे। तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको ग्रोथ नापनी है तो ग्रोथ को नापने के क्या है, अलग अलग पैरामीटर हैं। पहला फ्रेश बेड था, दूसरा आपके पास ड्राई बेड था, लेंथ था, एरिया था, वॉल्यूम था, सेल का नंबर था। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। 4 एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल है आपने मेज के अंदर देखा तो नंबर काउंट किया। क्या काउंट किया आपने? नंबर काउंट दिया। वाटरमेलन की सेल की साइज देखी आपने। क्या देखा आपने? साइज देखी, ठीक है ना। अगला पॉलन ट्यूब देख रहे हैं, इसके क्या देखोगे आप? लंबाई देखोगे। अगर आप लीफ देख रहे हो, लीफ इन ग्रोथ देख रहे हो, क्या देखोगे आप? सरफेस एरिया देख रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, खत्म हो गया इतना आसानी से? बहुत फास्ट चलने क्या है, कोई बात नहीं, एक और टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। अभी कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो, इसलिए घूमना जरूरी है, लाइफ में घूमना जरूरी है, जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होता है ना। हाँ क्या, कहाँ जाएंगे? एक ही है, घर अपना है, वहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक जो था आपको दिमाग नहीं लगाना था, अब दिमाग लगाना है ना, इसलिए स्पीड भी क्या थी, जा रहे हो तो दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है जाओ। फेज ऑफ द ग्रोथ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के होते हैं, स्टार्ट होते हैं। वो तो ट्रेलर था आपका ना, अब थोड़ा सा यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो रही है। नाम क्या है? फेजेज ऑफ द ग्रोथ, यानी जब ग्रोथ होगा उसमें कितनी फेज आएंगी, कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू द 3 फेजेस। ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसे हम कितने फेज में डिवाइड किए हैं? 3 फेज के अंदर। पहला फेज कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक फेज है। दूसरा फेज है एलोंगेशन फेज। तीसरा है मैचुरेशन फेज। तो ग्रोथ में जो फेज होते हैं, जो पीरियड आता है, ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसे मैंने फेज में डिवाइड किया 3 फेज के अंदर। और 3 फेज का नाम क्या है? एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक फेज, एक का नाम है एलोंगेशन फेज, एक का नाम होता है मैचुरेशन फेज। ये फेज है। और कहीं अगर आपने मार्फोलॉजी पढ़ा होगा तो मार्फोलॉजी में एक फिगर दिया गया है रूट का, वहां पर लिखाया गया कि रूट के अंदर अलग अलग क्या है, जगह, जोन है। जैसे कि वहां पर पहला जोन था मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा एलोंगेशन जोन, तीसरा, अब समझो यहाँ पे जो देखो, समझो यहाँ पे जो है वो ग्रोथ का एक पीरियड है, मतलब कि टाइम है। इन्होंने क्या किया? टाइम को डिवाइड किया है ना। और यहाँ पर जो दिया गया है फिगर, उसने एरिया को डिवाइड किया है कि ये जितनी एरिया है ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यानी कि यहाँ पे जो सेल होंगी उनके पास मेरिस्टेम होगा, वो डिवाइड करेंगी। ये जो जोन है उस जोन के अंदर ऐसी सेल्स होंगी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखेंगी। यहाँ पे जो सेल होंगी उनके पास इलांगेशन करने की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। इसने क्या कहा? जोन ऑफ इलांगेशन। यहाँ पे जो सेल मिलेंगी आपको एकदम मैच्योर सेल मिलेंगी, इसे कहते हैं क्या है? हम जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइम को डिवाइड नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर आपने एरिया को डिवाइड किया है। और यहाँ पे क्या किया आपने? एक टाइम पीरियड को 3 टाइम पीरियड के आपने डिवाइड किया है। पहला मेरिस्टेमेटिक टाइम पीरियड, उसके बाद फिर आपने कहा एलोंगेशन, फिर कौन सा आया? मैचुरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई ग्रोथ पीरियड को आपने कितने फेज में बांटा है, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो। पहला पीरियड बोले तो पहला फेज मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। ये 3 फेज हैं जो ग्रोथ के टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं। करें लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। करें रूट टिप को देख करके हम इन तीनों फेज को समझने की कोशिश करते हैं। चल करें कि द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। कहाँ की सेल की बात कर रहे हैं बताओ? कह रहे हैं कि जो रूट के एपेक्स पर और जो शूट के एपेक्स पे जो सेल्स हैं वो किस फेज को रिप्रेजेंट करती हैं? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती हैं। कहाँ की सेल? रूट के एपेक्स पे जो सेल हैं और जो शूट के एपेक्स पर क्या है? सेल हैं। वो सेल किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती हैं।
अब इस फेज में जो सेल मौजूद हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है? द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो मेरिस्मेटिक फेज के अंदर जो सेल होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है? सेल के अंदर क्या भरा है? रिच प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म पूरा भरा पड़ा है। अगला, पॉसेस द लार्ज कॉन्पिक्वस न्यूक्लियाई, इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या होता है? बड़े साइज का होता है। मैंने कहा आपसे कि जो सेल रूट के एपेक्स पर हैं, शूट के एपेक्स पर हैं, बोले तो रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम की जो सेल होती हैं वो किस फेज को रिप्रेजेंट करती हैं? मेरिस्टमैटिक फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के मेरिस्टमैटिक फेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस फेज में जो सेल मौजूद हैं उस सेल की क्या प्रॉपर्टी है? यहाँ पे जो सेल होती है उसके पास क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। इनके पास प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। क्यों? इन्हें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए, इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा क्या भरा होता है? प्रोटोप्लाज्म। इसके अलावा इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो भी क्या होता है? लार्ज साइज का होता है, यानी कि लार्ज कॉन्पिक्वस मतलब होता है जो आसानी से आपको दिख जाए। नेक्स्ट, दियर सेल वॉल आर द प्राइमरी इन द नेचर। और मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर कभी आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैंने आपको वहां पर सेल वॉल पढ़ाया था और मैंने कहा था जो सेल वॉल होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, जो सेकेंडरी होती है उसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा। तो बताओ, जो मेरिस्टमैटिक फेज में जो सेल हैं क्या उनके पास भी सेल वॉल होगी? भाई अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी ना, तो कौन सी सेल वॉल होगी? मैंने कहा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्यों है भाई? सेल ऐसी है जो डिवाइड करनी है, अगर प्राइमरी नहीं होगी, अगर सेकेंडरी हो जाएगी तो डिवाइड कैसे करेगी? इसके पास कौन सी सेल है? सेल जो है उसके पास कौन सी सेल वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है थिन है एंड सेलोजिक है विद द अबेंडेंट प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन। आपने ये भी वर्ड पढ़ा होगा, प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है? तो मुझे बताएगा। दो एनिमल सेल को जोड़ने के लिए, दो एनिमल सेल को जोड़ने के लिए ना, हाँ, दो एनिमल सेल को जोड़ने के लिए प्लाज्मोडिस्मेटा होता है। हाँ, दो प्लांट सेल को जोड़ने के लिए प्लाज्मोडिस्मेटा होता है ना। किसको? यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर दो प्लांट सेल को जोड़ने के लिए क्या होता है? प्लाज्मोडिस्मेटा होता है। तो मैंने कहा कि जो सेल मेरिस्मेटिक फेज के अंदर हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? उनकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेरिस्मेटिक फेज की जो सेल होती हैं उनके पास रिच प्रोटोप्लाज्म होता है। अगला इनके पास कैसे है? न्यूक्लियाई लार्ज होता है। अगला, प्राइमरी इनके पास सेल वॉल होती है और प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ में इनके पास क्या होता है? बहुत ज्यादा प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ये किस सेल की बात हो रही है? मेरिस्टमैटिक फेज में मौजूद सेल की बात हो रही है। नहीं रहेगा, प्लाज्मोडिस्मेटा रहता है। नेक्स्ट, द सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब द सेल प्रॉक्सिमल मतलब जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, यानी टिप के बाद, टू द मेरिस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द इलॉन्गेशन। जैसे मान लेते हैं मेरे पास अगर ये रूट है तो यहाँ टिप के पास जो सेल है, ये जो सेल है ये मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाली है। इसके बाद यहाँ पे जो जोन आएगा, यहाँ पे जो जोन आएगा, ये जोन जो हैगा ये होता है इलॉन्गेशन जोन। कौन सा होता है? इलॉन्गेशन जोन होता है। तो मैंने एक बात कही यहाँ पर, सेल प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्मेटिक जोन। तो ये मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक मेरिस्मेटिक जोन था। इस मेरिस्मेटिक जोन के बाद जो सेल आ रही है कौन सी सेल है? जोन ऑफ इलॉन्गेशन। कौन सी है? जोन ऑफ इलॉन्गेशन की सेल होती है। अब हमें ये पढ़ना है कि जो जोन ऑफ इलॉन्गेशन फेज में जो सेल होंगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट यहां पर इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, यानी इनका वैक्यूल क्या हो जाएगा? हेलो, दोनों लोग बाहर जाओ जल्दी, दोनों लोग, हाँ दोनों निकलो तुरंत। नहीं दो समझ गए दोनों लोग। नेक्स्ट यहां पे देखो, यहाँ यहां पर मैं जोन बना दिया। ये जो जोन है ये जोन है कौन सा? जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी ना। इस जोन के अंदर बहुत सारी क्या होंगी? सेल होंगी, बहुत सारी सेल होंगी। ये सारी जो सेल हैं इनके पास मैंने जो प्रॉपर्टी थी, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? यहाँ भी जो सेल थी
उसके पास रिच प्रोटोप्लाज्म था, यहाँ पे जो सेल थी उसके पास न्यूक्लियस कॉन्पिक्युअस था, यहाँ पे जो सेल थी उसके पास सेल वॉल प्राइमरी था, और यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा क्या था, अबेंडेंट था। अब समझो यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास है, देखो जहां से जोन ऑफ इलांगेशन की सेल खत्म हो रही है वहां से किस जोन की सेल स्टार्ट हो रही है, जोन ऑफ इलांगेशन वाले, क्लियर है। लेकिन जोन ऑफ इलांगेशन में कौन सी सेल जाएंगी, जो सेल मेरिस्टेम डिवाइड करने के बाद में बनेगी वही सेल तो कहां जाएगी, जोन ऑफ इलांगेशन में जाएगी। तो देखो कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सिमल टू द किसके, कहां पर, जोन ऑफ मेरिस्टेम के, मेरिस्टेम की जोन के बाद जो सेल आएगी उसका कौन सा जोन हो जाएगा, वो फेज ऑफ इलांगेशन। अब फेज ऑफ इलांगेशन में जो सेल होंगी उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो सेल होती हैं वो इंक्रीज करती हैं क्या, वैक्यूलाइजेशन, मतलब इनका जो वैक्यूल होता है वो साइज में बड़ा होता है। आपको पता है जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट मैच्योर प्लांट सेल के अंदर लगभग 90% जो स्पेस होता है वो किसके पास होता है, वैक्यूल के पास होता है। तो वैक्यूल क्या करेगा, अपना साइज को बढ़ाएगा। अगला, सेल इनलार्ज एंड न्यू सेल वॉल डिपॉजिट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। यहां पे समझो मैंने कहा कि जो यहां भी जो सेल थी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो सेल थी उसके पास प्राइमरी सेल वॉल थी, याद आया, और जो प्राइमरी सेल वॉल जब हटती है तभी तो क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। और आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, याद आया, टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो जोन ऑफ इलांगेशन में जो सेल होंगी उस सेल के पास क्या प्रॉपर्टी होगी, इसका वैक्यूल लगातार साइज में बढ़ता रहेगा, प्लस जो प्राइमरी सेल वॉल होगी एक तरफ से डिमिनिश होती रहेगी और दूसरी साइड से नई सेल वॉल बोले तो सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपॉजिट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। किस फेज की बात कर रहे हैं हम, फेज ऑफ इलांगेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, करें कि दैट इज more proximal to the phase of elongation lies the portion of the axis which is undergoing the phase of the maturation। यहाँ पे आते हैं, ये फिगर यहाँ मैंने मान लेते हैं कि यहाँ पे जितनी भी सेल हैं ये सारे की सारी किस जोन की हैं, इलांगेशन की है। अब इस इलांगेशन जोन की प्रॉक्सिमल में जो सेल होगी वो कौन सी सेल होगी, मैचुरेशन की सेल होगी। अब यहाँ पे जो सेल आएगी वो क्या हो चुकी होगी, एकदम मैच्योर हो चुकी होगी, इसके अंदर वैक्यूल का साइज बढ़ चुका होगा, ये अपनी मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुके होंगे, प्लस इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल पूरी तरीके से बन चुका होगा। क्लियर है ना। अब इस जोन की हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द सेल ऑफ दिस जोन, किस बात कर रहे हैं हम, मैचुरेशन जोन, अटेन देयर मैक्सिमम साइज, यानी जो सेल की साइज होगी वो मैक्सिमम किस जोन में आएगी, मैचुरेशन जोन में आएगी। अगला, इन टर्म ऑफ द वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, यानी प्रोटोप्लाज्म पूरी तरीके से मॉडिफाई कर चुका होगा, सेकेंडरी वॉल पूरी तरीके से बन चुकी होगी, ठीक है ना। अगला, मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड द सेल टाइप यू हैव स्टडी इन द चैप्टर नंबर 6 रिप्रेजेंट दिस फेज। जैसे कि चैप्टर 6 बोले तो एनाटॉमी, और एनाटॉमी के अंदर आपको सेल पढ़ाई जाती है, सेल के सामने टिश्यू पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ा जाता है, टिश्यू। जितने भी आपने टिश्यू पढ़ा होगा वो मोस्ट ऑफ किस फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं मैचुरेशन जोन के। तो मैंने आपको 3 फेज पढ़ाया। पहला जो फेज था वो था आपके पास मेरिस्टेमेटिक वाला, जहां की सेल के बारे में आपको ज्यादा चीज बताई गई है कि यहाँ की जो सेल होगी उसके पास प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, उसके पास देखा जाए तो क्या होगा, लार्ज न्यूक्लियाई होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या होगा, ज्यादा। फिर जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर जाएगी तो किस जोन में जाएगी, वो इलांगेशन में जोन में जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी सेल से सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी, वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और मैक्सिमम साइज कहाँ अटेन करेगी, वो अपने मैचुरेशन जोन में अटेन कर लेगी, अगर मैं सेल की बात कर रहा हूँ तब, ठीक है ना, इतनी बात है। नेक्स्ट आगे ग्रोथ रेट, उससे पहले यहाँ पर आते हैं, आपके पास एक फिगर दिया गया है। फिगर में अगर क्लियरली आप देखोगे तो आपको दिखाया क्या गया है, ये समझ लेते हैं फिगर में। चलिए, लिखा है डिटेक्शन ऑफ द जोन ऑफ द इलांगेशन। हम कौन सा जोन ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ इलांगेशन ढूंढ रहे हैं बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। किस टेक्निक इस्तेमाल किया यहाँ पर, पैरेलल लाइन टेक्निक इस्तेमाल किया गया है। जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव द इलांगेटेड मोस्ट। यहाँ समझो, मेरे पास एक सीड है और सीड के अंदर केवल दिखाया गया है रूट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है,
रूट वाला पार्ट दिखाया गया ना, पहले ये रहा होगा, बाद में ये बना होगा। इतना क्लियर? पहले हम लाइन को काउंट करते हैं, लाइन को काउंट करने के बाद में हम देखेंगे जोन कितनी है। अब लाइन काउंट करिए, कितनी लाइन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है ना? अरे बोलो, अगर 8 लाइन है, जोन कितने बनेंगे? 8 कैसे बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा ना? अब देखो, जो ABCD लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है? लाइन पे नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जोन पे लिखा हुआ है ना। जैसे इन दोनों लाइन के बीच में ये स्पेस आ रहा है, वहां पर A लिखा हुआ है, इनके बीच में। अच्छा मुझे बताओ आप, अगर कोई भी रूट ग्रो कर रहा है तो क्या रूट पे तीनों जोन होंगे? मेरिस्टेम वाला होगा, इलॉन्गेशन होगा और मैचुरेशन होगा। अब तुम बताओ कि मेरिस्टेम वाला कहाँ होगा? टिप पर होगा ना, टिप पर होगा। इसमें देखो टिप कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। अरे बोलो, टिप के बाद कौन सा जोन आएगा? उसके बाद कौन सा आएगा? मैचुरेशन आएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखो, लाइन को अगर आप मिलाओगे तो आपको पता चलेगा, जिस लाइन में इलॉन्गेशन मतलब होता है उसकी लंबाई बढ़ना, जिसमें क्या हो रहा है, जिस जोन के अंदर लंबाई ज्यादा बढ़ रही होगी वो कौन सा जोन होगा? इलॉन्गेशन वाला होगा। इतना क्लियर हो गया? देखो, अगर मैं इस टिप की बात करता हूँ, यहाँ पर कौन सी सेल होगी? मेरिस्टेम की सेल होगी, जिसका काम क्या है? जिसका काम होता है डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद सेल का नंबर बढ़ाते रहना और उसे इलॉन्गेशन फेज में भेजते रहना। इतना ही तो है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां ऊपर वाली लाइन देखो, यहां और यहां क्या साइज बराबर है? जितनी साइज यहां पर उतनी साइज यहां पर है या नहीं है? अब यहां पे देखो, अगली स्टेप पे आओ, जितनी साइज यहां पर है क्या उतनी साइज यहां पर है? नहीं है। अब यहां पे देखो, जितनी साइज यहां पर उतनी साइज यहां पर, यानी अगर हम देख रहे हैं, जैसे हम नीचे की तरफ जोन में आ रहे हैं, लगातार क्या हो रहा है, इसमें जोन में जो साइज हो क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। लेकिन देखो, ये जहां पे था वही यहां पर अभी भी है, जितना यहां पे गैप था उतना गैप अभी भी यहां पर मौजूद है। यानी यहां की जो सेल है वो मेरिस्टेम वाली है, सिर्फ डिवाइड कर रही है, सेल का नंबर बढ़ा रही है और उसे कहां भेज रही है? इलॉन्गेशन में। सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन किस फेज में हो रहा है? ABCD ये तो हो रहा है। बाकी देखो, है तो ग्रोथ, लेकिन उससे क्या है? कम है। सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन कहां पर है? ABC, यानी जो जोन है मेरे पास वो ये वाला है, यहां से यहां वाला है ना। ये इलॉन्गेशन जोन है, यानी यहां से लेकर के यहां तक सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ये कौन सा जोन है? इलॉन्गेशन जोन है। बाकी ऊपर कौन सा जोन होगा? मैचुरेशन का होगा। और नीचे वाला जोन मेरिस्टेम वाला होगा। ये आप फिगर को थोड़ा देख ले। फिगर को अगर आपको इलॉन्गेशन जोन पता करना तो किस टेक्निक इस्तेमाल करोगे? आप पैरेलल लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ग्रोथ रेट पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बस क्या है? बस कितना टाइम हो गया? अभी तो 1:04 हो रहा है। ग्रोथ रेट दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। तो क्या हुआ, 2 घंटा 2 बजे तक पढ़ाएंगे? नहीं, हाथ नहीं लगवाएंगे। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एज द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है? सिर्फ करें कि इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, कहते क्या है? हम ग्रोथ रेट कहते हैं। जब भी आप रेट निकालते हो हमेशा से आप टाइम से तो डिवाइड करते हो, ठीक है ना। किसे डिवाइड करते हो आप? टाइम से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर अगर आप ग्रोथ देख रहे हो तो क्या करोगे आप? कितना इंक्रीज हो रहा है उसको आप टाइम में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा। दस रेट ऑफ द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। ग्रोथ रेट को आप मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या इससे पहले भी कभी आपने ग्रोथ रेट पढ़ा था? क्या इससे पहले भी ग्रोथ पढ़ा था आपने? वहां पर सेल की ग्रोथ देख रहे थे आप कि वहां पर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ देख रहे थे? वहां भी पॉपुलेशन की ग्रोथ थी। दो टाइप पढ़ा था आपने, कौन कौन सी? लॉगिस्टिक पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। लॉगिस्टिक का दूसरा नाम? लॉगिस्टिक का, और एक्सपोनेंशियल का? ज्योमेट्रिक वाला। आपने पढ़ा होगा अगर इकोलॉजी, तब आपको पता होगा। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिजम्स आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस मोर सेल इन अ वैरायटी ऑफ द वे। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो सेल होती है, वो अलग अलग तरीके से सेल का नंबर बढ़ा सकते हैं।
सबसे पहला तरीका क्या है देखते हैं, द ग्रोथ रेट शोज एज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक आर द ज्योमेट्रिकल। तो ग्रोथ रेट जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो अरिथमेटिक हो सकता है या तो क्या हो सकता है वो ज्योमेट्रिकल हो सकता है। क्लियर है ना। आगे आते हैं, आपके पास यहां पर दिखाया गया फिगर के अंदर दोनों टाइप के ग्रोथ रेट, पहला जो दिखाया गया उसका नाम क्या है, अरिथमेटिक दिखाया गया है, दूसरे में क्या दिखाया गया है, ज्योमेट्रिकल दिखाया गया है। तीसरा जो फिगर है वो जाइगोट दिखाया गया है कि जाइगोट में इनिशियल कौन सी फेज आती है, बाद में कौन सी फेज आती है। तो पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला कौन सा फेज आपके पास है ग्रोथ का, अरिथमेटिक। अगर आप देखें यहां पर कलर दिखाया गया है, जैसे आपको ब्लू कलर दिखाया गया ना, सेल्स कैपेबल ऑफ द डिवीजन, जो ब्लू कलर की सेल्स हैं इनके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, लेकिन जो सेल थोड़ा सा लाइट ब्लू है उनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, वो डिवीजन कैपेसिटी क्या हो गई है, खो चुकी है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर लिखा है, मान लेते हैं यहां पर एक सेल है ना, कितनी सेल है यहां पर, एक सेल है, और एक सेल में से कुछ पार्ट कैसा है इसका, मेरिस्मेटिक है, जिसके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी है, और कुछ पार्ट के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है। अब देखो इस एक सेल से कितनी सेल बनी, दो बनी। अरे भाई ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या था, एक सेल था, एक सेल से कितनी सेल बनी यहां पर, दो सेल बनी है, ये बनी है। अरे बोलो, यहां पर इसके पास और इसके पास देखो कलर में डिफरेंस दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया ना। यहां फिर से देखें आप, मेरे पास एक सेल थी, अरे बोलो, एक सेल से कितनी बनी, दो बनी है। एक सेल के अंदर आपको दो कलर दिखाया गया है, एक आपका ब्लू वाला है, दूसरा लाइट ब्लू है। लेकिन जो ब्लू वाला है उसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, और जो लाइट ब्लू है उसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पर दो सेल बनी, दो सेल में से एक सेल कैसी कलर की हो गई, लाइट ब्लू हो गई। बताओ अगर ये लाइट ब्लू हो गई है तो क्या इसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, नहीं है। जो आपके पास ब्लू कलर है क्या इसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, यानी सेल जब डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के बाद में दो सेल बनी, दो सेल में से केवल एक सेल के पास क्या है, डिवीजन करने की कैपेसिटी है, दूसरी सेल कैसी है, डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है। तो जिस सेल के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है उस सेल को हम मान लेते हैं कि कैसी सेल हो गई है, आगे चल के मैच्योर सेल। कैसी सेल हो गई है, डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो चुकी है, ठीक है ना। अब बताओ फिर से कितनी सेल है यहाँ पर, दो है ना। बताओ कितने सेल के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, एक के पास है। जब एक सेल फिर से डिवाइड करेगी तो बनेगा कितना, दो बनेगी ना। अरे बोलो यार, बनेगी तो दो, तो ये जब डिवाइड करेगी तो बनेगा एक, ये बनेगी और एक ये बनेगी, दो बन गई ना। तो ये कौन सी है, ये तो पहले वाली है। क्लियर हो गई ना। अब बताओ जो दो बनी है उस दो में से कितनी सेल के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी अभी भी है, एक के पास है, दूसरी कैसे हो चुकी है, मैच्योर। अब टोटल सेल कितनी हो गई है, तीन, तीन में से दो मैच्योर और एक के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी अभी भी है। अब जिसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो फिर से डिवाइड करेगी, जब फिर से डिवाइड करेगी कितनी बनाएगी, दो बनाएगी। बताओ जब ये डिवाइड करेगी तो बनेगा तो ये वाला और ये वाला, अरे बोलो, और जो बनी है उसमें से एक मैच्योर हो जाएगी, बाकी एक के पास क्या रहेगा, डिवीजन करने की कैपेसिटी अभी भी है। अब बताओ मेरे पास टोटल कितनी सेल हो गई, चार। ये कौन सी है, पुरानी वाली, ये कौन सी है, पुरानी वाली है, ये कौन सी है, इस सेल के डिवाइड करने के बाद जो मैच्योर हुई है वो वाली है। ये कौन सी सेल है, इसके पास अभी भी डिवीजन करने की कैपेसिटी मौजूद है। तो आगे कौन डिवाइड करेगी इन चार में से, जिसके पास कैपेसिटी है, फिर से डिवाइड करेगी, कितनी बनेगी, दो। अब पूरा देखो आप, अगर आप इसमें गौर से देख रहे होगे तो हर डिवीजन के बाद एक सेल मैच्योर हो जा रही है, केवल एक ही सेल के पास क्या है, ग्रोथ करने की कैपेसिटी मौजूद है। तो बताओ क्या यहाँ पर ग्रोथ बहुत फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, क्योंकि कैपेसिटी जितना पहले के पास थी उतना अभी भी एक ही के पास तो है, बाकी सेल क्या हो जा रही है, मैच्योर। दूसरी साइड आते हैं, ज्योमेट्रिकल आते हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो उसका चार, चार से आठ, आठ से 16 बढ़ते हैं ना। यहाँ पर देखो कितनी सेल, एक सेल, कलर कैसा, ब्लू कलर। बोलो क्या इसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है ना। बताओ एक सेल से कितनी बनेगी, दो बनेगी। क्या अभी भी कलर सेम है, कलर सेम है तो क्या अभी भी ये डिवाइड करने की कैपेसिटी रख रही है, अरे बोलो ना।
अगर अभी भी इसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है तो क्या डिवाइड करेगी? यहाँ पर एक थी, अभी कितने हो गई? 2 हो गई। आगे 2 डिवाइड करके कितनी बनेगी? 4 बनेगी। 4 डिवाइड करेगी तो 8, 8 करेगी तो इस मतलब लगातार क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बताओ, बस बस बनिए ना बन जाओ। यहाँ पर आओ, मैथ है। अरे बोलो यार, 2 टाइप की ग्रोथ रेट है आपके पास। एक आपके पास क्या है? अरिथमेटिक है, दूसरा ज्योमेट्रिकल। अगर अरिथमेटिक ग्रोथ होगी तो जितनी सेल के पास पहले कैपेसिटी से डिवाइड करने की उतना अभी भी है, ठीक है ना? तो ग्रोथ क्या होगी? बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्ट है प्लान के अंदर, ऐसा पार्ट है जहां की सेल क्या है, अभी भी कैपेबल है डिवाइड करने की, उसका नंबर क्या करेगा? वो बहुत ही फास्ट बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं यहाँ पर तीसरा क्या मेरे पास है? जाइगोट है। जाइगोट में अगर आप देखोगे तो कुछ फेज के अंदर ज्योमेट्रिकल फेज दिख रहा है और कुछ फेज में क्या है? अरिथमेटिक है। जाइगोट कितने सेल का? करें 2 सेल का। जाइगोट 1 सेल का। कितने सेल का? 1 सेल का। डिवाइड करेगा, क्या लिखा? जाइगोट डिवाइड। जब डिवाइड कर कितनी सेल? देखो, जाइगोट 1 सेल का, डिवाइड किया कितनी सेल बनेगी? 2 सेल। जो दोनों बनी है वो भी कैसी हैं? अभी भी अरे सिंगल सेल। ये मान लेते हैं, ये कैसा है? ये जाइगोट है। कितने सेल बताओ? 1 सेल। डिवाइड किया, अभी भी जाइगोट में मान लो, ये जाइगोट ही है ना। कितनी सेल? 2 हो गई। अरे बोलो, क्या अभी जो सेल बनी है इसके अंदर भी कैपेसिटी डिवाइड करने की? हाँ, कलर देखो आ रहा है ना। फिर से डिवाइड किया, कितना बन गया? 4। आगे डिवाइड किया, 8 बन गया। क्या अभी भी इनके पास वही कलर है जो पहले था? यानी कि डिवीजन करने की कैपेसिटी है। लेकिन अब देखो, क्या जाइगोट आगे डिफरेंशिएट करेगा तभी तो प्लांट का कलर पार्ट बनेगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब कलर जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। इतना पार्ट क्या है? अभी भी मेरिस्मेटिक है, बाकी पार्ट कैसे हो जा रहे हैं? मैच्योर हो जा रहे हैं। यानी अभी भी जाइगोट के पास इतना ही केवल फेज है जो किसमें है? मेरिस्मेटिक। बोले तो किस फेज में है? ज्योमेट्रिक फेज में है। बाकी क्या हो जाएगा? सारा का सारा अरिथमेटिक वाला। तो जहां पर इतना है, ये पूरा का पूरा जाइगोट कौन सा फेज है? ज्योमेट्रिक फेज ऑफ द सेल डिवीजन है। बाकी जहां पर कलर चेंज हो रहा है वो कौन सा फेज में आ गया? अरिथमेटिक में आ गया। ये लॉजिक समझ में आया? मैं इसे समझाना भी नहीं चाहता। क्यों? क्यों? तुम कहोगे ये जाइगोट में 2 सेल दिखाई गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर जाइगोट 1 सेल बना दिया था पहले ना। अरे इसलिए मैंने कहा था ना, ये तुम जाइगोट इसे मानो। जैसे मैं कहूँगा जाइगोट तुम ये है, तुम 2 सेल है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस कोई बात नहीं, डायरेक्ट मैंने यहाँ तक किया, कितना? 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से कितना हो गया? अब 8 हो गया। बस खत्म करते हो। ये नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, इतना बताया जाएगा। समझना तुम्हें ये था, जो कलर जहां तक ऐसा आ रहा है उसका कौन सा फेज है? डिवाइड करने की कैपेसिटी है। जहां पे कलर चेंज हो रहा है कौन सा फेज आएगा आपको? अरिथमेटिक। यानी जाइगोट जो होगा अपने इनिशियल फेज में वो ज्योमेट्रिक फेज में होगा, उसमें उस वक्त सेल का नंबर बढ़ाना होगा कम समय में। बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ पार्ट को मेरिस्मेटिक रखना पड़ेगा, बाकी क्या करना पड़ेगा? परमानेंट करना पड़ेगा, तभी तो प्लांट का दूसरा पार्ट बनने वाला है। क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया आपके पास अरिथमेटिक, दूसरा कौन सा हो गया आपके पास? ज्योमेट्रिकल हो गया। अब आते हैं टॉपिक में। पहला फेज कौन सा है? अरिथमेटिक। कह रहे हैं फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है? बढ़िया है, 1 सेल से 2 बनेगा। ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अगर मैं इसे मानूं यहाँ पर, ये मेरे पास पेरेंट सेल है ये वाली, तो बताओ ये सेल कौन सी हो गई? और इस 2 डॉटर सेल में से केवल एक ही डॉटर सेल के पास क्या है? डिवीजन करने की कैपेसिटी है। बाकी सेल क्या हो चुकी है? अगर कहीं पर भी ग्रोथ ऐसा दिख जाए आपको कि डिवीजन करने के पास केवल एक ही सेल के पास डिवीजन करने की कैपेसिटी रहे, बाकी क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, तो वहां पर कौन सी ग्रोथ चल रही है? अरिथमेटिक ग्रोथ चल रही है। कौन सी चल रही है? अरिथमेटिक चल रही है। इतना क्लियर? चलो तुम अंडरलाइन करो इसे। ओनली 1 सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, अदर क्या हो गई है? डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। द सिंपलेस्ट expression of the arithmetic growth is the exemplified by the root elongation at a constant rate। रूट इलांगेशन मतलब जो रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर देखना है अरिथमेटिक ग्रोथ, तो आप अरिथमेटिक ग्रोथ कहाँ देखोगे? आप कहाँ देखोगे? रूट में देखोगे।
कहाँ पे देखोगे आप, रूट में, यानी केवल एक ही सेल क्या रहेगी, डिवीजन करने की कैपेसिटी रखेगी, बाकी सेल क्या हो जाएगी, सारी की सारी मैच्योर हो जाने वाली है। क्लियर हो गया, ये हो गया इसका एग्जाम्पल अरिथमेटिक ग्रोथ का। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं लुक एट द फिगर नंबर 15.5, देख लेते हैं, ये मेरे पास फिगर है, कह रहे हैं कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ प्लॉट ऑफ द लेंथ अगेंस्ट द टाइम। यहाँ पे कौन सा लिया गया है, टाइम है, इसमें क्या लिया गया है, लेंथ लिया गया है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ने के साथ में लेंथ क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है और इक्वल पार्ट में बढ़ती हुई चली जा रही है, यानी इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ रहा है, जो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ग्रोथ आपको दिखने वाली है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट द टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर अरिथमेटिक ग्रोथ है तो अरिथमेटिक ग्रोथ में टाइम के साथ अगर हम लेंथ का प्लॉट खींचेंगे तो कैसा कर्व आएगा, आपको लीनियर आएगा। कैसा आएगा, लीनियर आने वाला है। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस एज, कह रहे हैं कि एल टी, एल क्या यहाँ पर लेंथ है, टी मतलब टी टाइम पर, नॉट मतलब क्या है, टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन में, प्लस आर टी। क्लियर है, ये होता है इक्वेशन किसका, ये है इक्वेशन अरिथमेटिक ग्रोथ का, जब उसका हम लॉग लेंगे तब। ठीक है ना। एल टी क्या है, लेंथ एट द टाइम टी, एल नॉट क्या है, लेंथ एट द टाइम 0, आर क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ऐसा ही कुछ आपने इक्वेशन और कहीं पढ़ा था, चलो बढ़िया है। तो कुछ याद आया आपको, बिल्कुल आने चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि बताओ अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन बताओ, तो आप बताने पड़ेगा एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर इंटू टी। एल टी क्या है, लेंथ एट द टाइम टी, एल नॉट क्या है, लेंथ एट द टाइम 0, आर क्या है, ग्रोथ रेट है या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। कर्व कैसा आएगा, लीनियर कर्व आएगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी से आता है ना। एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा स्लोप वाला, एम एक्स से पढ़ा होगा ना। हाँ अच्छा, तुम्हें कोई कर्व लीनियर कैसे होगा, वो कर्व ही कहते हैं खास करके जब आप ग्राफ पढ़ते हो तब। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, यानी कि मैंने अरिथमेटिक देख लिया, अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल में क्या होता है। इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, कह रहे हैं ज्यादातर सिस्टम में क्या होता है, ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है, यानी आपने पढ़ा होगा लैग फेज में होता है। एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली दियर आफ्टर एट एंड द एक्सपोनेंशियल रेट, बोले तो लॉग आर द एक्सपोनेंशियल फेज। ये वर्ड पुराना भी है, आपने कभी पढ़ा था। पहले क्या होता है, लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन। पहले लैग फेज, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और एसिम्पटोट, आपने ऐसा पढ़ा था। वही चीज यहाँ पर भी लिखी है, जब भी ज्योमेट्रिकल फेज आएगी तो पहले क्या होगा, सेल के अंदर नंबर बढ़ेगा। नंबर बढ़ने मतलब जब एक सेल से क्या बनेगा, पहले 2, अभी स्लो ग्रोथ है, 2 से क्या बनेगा 4, 4 से कितना बनेगा 8, अभी ग्रोथ क्या है, स्लो है। लेकिन जैसे नंबर बढ़ता जाएगा फिर क्या हो जाएगा, ये मिलियंस में आ जाएंगे। जैसे कि आपने पीसीआर में पढ़ा था ना आपने पीसीआर में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास डीएनए का एक होता है स्टैंड है, सॉरी डीएनए के आपके पास एक मॉलिक्यूल है, अगर इसकी आप 30 साइकिल चला देते हो तो ये मिलियन मिल जाता है। तो साइकिल 30 चला रहे हो लेकिन नंबर कितने बढ़ रहा है, ये मिलियन में बढ़ रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, अगर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होगी तब इनिशियल में क्या होगा, यहाँ पर स्लो होगा फेज, जिसे कहते हैं क्या है, हम लैग फेज कहते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, वो एक्सीलरेशन में आ गया, यानी इंक्रीज करेगा रैपिडली, यानी एक्सपोनेंशियल रेट में आ गया, कहते हैं क्या है, हम लॉग फेज भी कहते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल, हेयर मतलब कहां पर, कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में दोनों प्रोजेनी सेल्स यानी कि डॉटर सेल फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, यानी कि लगातार वो डिवाइड करती रहती है। यहां पे देखें इस फिगर में, यहां पर अगर मैं इस सेल को मान दो पेरेंट सेल, ये कौन सी सेल है, ये डाटर सेल है, तो कह रहे हैं पेरेंट सेल डिवाइड की कितनी बनी, 2 डाटर सेल, और डाटर सेल के पास भी अभी भी कैपेसिटी है, वो डिवाइड कर सकती है। आगे ये फिर डिवाइड करेगी, 2 से 4 बनेंगे, 4 से क्या बनेगा 8 बनेगा। अगर ग्रोथ कहीं ऐसे आपको दिख रही है कि कौन सी ग्रोथ होगी, आपके पास ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होगी, जहां पर दोनों के दोनों प्रोजेनी सेल या डाटर सेल के पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एक डिफरेंस बताना है आपको, केवल एक ही डिफरेंस बताना है अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में, तो क्या बताओगे आप, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में केवल एक डिफरेंस बताना है। कौन सा डिफरेंस आएगा, अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर जो डाटर सेल होगी उसमें से केवल एक ही के पास क्या होगी, डिवीजन करने की कैपेसिटी होगी,
अगर ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो जितनी भी डाटा सेल बनेगी सबके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी मौजूद होगी। क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ आइडियल कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आइडियल कंडीशन में कभी भी एक्सपोनेंशियल चीजें नहीं आती, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। हाउएवर विद द लिमिटेड न्यूट्रिशन सप्लाई, आगे ना बात, अगर क्या आपके पास है लिमिटेड न्यूट्रिशन सप्लाई है, यानी रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है, और यही बात कभी ने डार्विन ने भी कही थी ना, तो लिमिटेड न्यूट्रिशन सप्लाई द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू द स्टेशनरी फेज, वही बात जो वहां पर लिखी थी एसिम्पटोट वाला फेज, यहाँ पर क्या आ गया, वो स्टेशनरी फेज आ गया। आगे, इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, अगर हम लेंथ और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे, वी गेट अ टिपिकली सिग्मॉइड और द एस शेप कर्व, और ये कर्व कम से कम 3 बार तो आ ही चुका है, अगर आपको याद होगा तो सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने, टाइम लिया है, वाई पे आपने क्या लिया है, साइज, वेट या लेंथ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो देखो क्या दिख रहा है आपको, एक एक्सपोनेंशियल यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। इनिशियली कैसा है, ये स्लो है, लैग फेज है, फिर एक्सपोनेंशियल बोले तो एक्सीलरेशन में आएगा, फिर डिसीलरेशन होगा, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये स्टेशनरी फेज में आ जाएगा। आप टाइम बढ़ाओगे लेकिन इसकी ग्रोथ बढ़ने वाली आगे नहीं होती है, अगर न्यूट्रिशन कैसा है, लिमिटेड है। तो अगर आप लगातार न्यूट्रिशन देते रहोगे, ये लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। 3 जगह मुझे याद है, 3 जगह शायद, एक तो आपने यहाँ पढ़ लिया है, एक आपने इकोलॉजी में पढ़ा था, और एक आपने ब्रीदिंग वाले में पढ़ा था, जहां पर सिग्मॉइड कर्व आता रहता है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कर्व है, यहाँ पर सिग्मॉइड बोले तो एस शेप कर्व आता है। नेक्स्ट, अ सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में है तो कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, सिग्मॉइड कर्व आने वाला है। नेक्स्ट, इट इज अ टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। कैन यू थिंक ऑफ द मोर सिमिलर एग्जांपल? भाई मैंने जब बताया आपको, क्या सिग्मॉइड कर्व वाला एग्जांपल कहीं और आता है? मैंने बताया 2 जगह आपके पास, ब्रीदिंग में है और कहां पर है, इकोलॉजी के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ द कर्व कैन बी यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग द सीजनल एक्टिविटी? ऐसे कोई प्लांट जहां पर क्या होती है, सीजनल एक्टिविटी होती है, तो वहां पर कौन सा कर्व आएगा? जब सीजन रहेगा तो आपने देखा होगा प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करेगा और तो एक्सपोनेंशियल आएगा, बाकी दिनों क्या करेगा, वो फिर लीनियरली बढ़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन एक्सप्रेस एज, करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन क्या है पर, W1 = W0 e की पावर R into T। ऐसे ही आपने पॉपुलेशन में भी पढ़ा था, बढ़िया है, याद तो है। अब देखो 2 आपके पास इक्वेशन है। पहली इक्वेशन कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए अरिथमेटिक ग्रोथ का आपको इक्वेशन बताना है तो बताओगे LT = N0 + R into T। और अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इक्वेशन बताओ, क्या बताओगे आप, W1 = W0 e की पावर R into T। W1 क्या है, फाइनल साइज है। अब फाइनल साइज में क्या हो सकता है, वेट होगा, हाइट, जो भी आप ले सकते हो। नॉट क्या है, इनिशियल साइज होगी, चाहे वो इनिशियल आपने हाइट लिया है, चाहे वेट लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, आर क्या है, ग्रोथ रेट है, टी क्या है, टाइम ऑफ द ग्रोथ है, ई क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम है। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहे हैं हेयर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, and is also the measure of the ability of the plant to produce the new plant material, refers to as the efficiency index। तो आप R को efficiency index भी कह सकते हो। Next, here the final size of the W1 depend on the initial size, यानी कि W0। कह रहे हैं जो फाइनल साइज है वो किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल साइज पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं क्वांटिटी कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन द 2 वे। अगर मेरे पास क्या है, लिविंग कोई सिस्टम है, उसमें ग्रोथ आपको नापना है तो आप क्वांटिटी के बेस से कंपेयर करके नाप सकते हो। उसमें 2 आएगा, एक आता है आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आता है, और नेक्स्ट होता है आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट आता है। एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, दोनों हम समझेंगे बाकायदा एक एग्जाम्पल की मदद से। पढ़ लेते हैं पहले क्या है आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है। मेजरमेंट and the comparison of the total growth per unit time। total growth per unit time is called the absolute growth rate। जैसे मैं आपसे कह दूं अभी कि मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास पहले 5 रुपए थे, जैसे मैं कहूं अभी मेरे पास t = 1 सेकेंड पर मेरे पास 5 रुपए थे, कितने थे, t = 5 सेकेंड हो चुका है, अब मेरे पास पैसा जो है वो बढ़ करके 10 रुपए हो चुका है। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा फाइनल कितना है मेरे पास, 10 रुपए, इनिशियल कितना था, 5। अब बोलो अब मेरे पास कितना होगा, ग्रोथ कितनी हुई,
5 हुई, यानी ये क्या है आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ है ना। तो क्या लिखा हुआ है पर टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल कितनी ग्रोथ हुई है पर यूनिट टाइम के दूसरे कहते हैं क्या है हम एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात आती है आपके पास रिलेटिव ग्रोथ भी आता है, यानी कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। अगर हम परसेंट की बात करें, अगर मेरे पास पहले 5 रुपए था, अब मेरे पास 10 रुपए है, तो बताओ कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है? 100% का। अरे भाई पहले मेरे पास 5 रुपए थे, अब मेरे पास कितने हैं? 10 रुपए हैं, तो बताओ कितने गुना बढ़ गया? हो गया ना, यानी परसेंटेज कितना आएगा? 100% का आएगा। नेक्स्ट, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कंपैरिजन कॉमन बेसिस। एग्जांपल, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब इसको समझने के लिए आते हैं कहां पर? फिगर पर। आपके पास ये फिगर बना होगा ना, चलो पढ़ते हैं। लिखा है इन द फिगर 15.7 टू लीफ, कौन सी है? ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर ऑफ द डिफरेंट साइज बट shows the absolutely increase in the area in the given time to give the leaf A1 or the B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. Which one and why? देखो मेरे पास दो लीफ है, पहली लीफ A है, दूसरी कौन सी है? B है। ए जो लीफ है जब ग्रोथ करेगी तो कौन सी लीफ बनेगी? A1 बनेगी। ए से क्या बन जाएगी? ये A1। और दूसरी कौन सी लीफ है? B है। जब ये ग्रोथ करेगी क्या बनेगी? B1 बनेगी। इतना क्लियर है ना। अब आते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा यहाँ पर कितना एब्सोल्यूट ग्रोथ हो रहा है और कितना यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ हो रहा है। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब मैं आपसे कहूँ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर मैं आपसे कहता हूँ रिलेटिव ग्रोथ रेट, टाइम तो फिक्स है उतना टाइम, अगर मैंने कहा आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, तो आप कहते हो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर पहले जो ए लीफ है, पहले जो ए लीफ है इसकी साइज कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब लीफ ग्रो करेगी तो फाइनली साइज कितनी पहुंच जाएगी इसकी? 10। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर कि इस लीफ की यानी ए लीफ की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है? मैं कहूंगा फाइनल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल कितना है? 5 है, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपके पास? लीफ ए का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। क्लियर हुआ? क्या इस लीफ का आप रिलेटिव भी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप बताओ लीफ ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगा? क्या होगा? फाइनल 10, इनिशियल 5 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना जाएगा? पक्का? हाँ कर लो। 100% ग्रोथ आ रही है ना। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, मेरे पास लीफ बी है, लीफ बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालो। कितना आएगा? फाइनल कितना है? 55, इनिशियल कितना है? 50, कितना आया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की क्या है? है ना। अरे बोलो, रिलेटिव निकालते हैं। बी का जो आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट है निकालो, कितना जाएगा? फाइनल 55, इनिशियल 50 मल्टीप्लाई बाई अब मुझे बताओ लीफ ए और लीफ बी में रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है? एक ही ज्यादा। एब्सोल्यूट ग्रोथ आपको जरूर दिख रही है, दोनों क्या है? सेम है। एब्सोल्यूट कैसी है? क्योंकि हम पर क्या देखते हैं? फाइनल और इनिशियल। लेकिन रिलेटिव में क्या है? ए की ग्रोथ ज्यादा दिख रही है कंपेरिजन टू द बी। जहां फिगर बना हुआ है, ये पूरी मैथमेटिकल सॉल्व कर लो। दोनों लिख लो, लीफ ए और लीफ बी दोनों के लिए लिख लो। इधर वाला जो बना है ये सब लीफ ए के लिए है और उधर वाला जो है ये लीफ बी के लिए है। लीफ ए के लिए एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट।
लिख लिया? बड़ी जल्दी लिख लिया, आराम से लिखते रहो। वन ऑफ देम शो द मच हायर रिलेटिव ग्रोथ। बताओ दोनों में से किसकी रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? नहीं क्यों ज़्यादा है, रीजन भी होगा ना उसका। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो ए वाली जो लीफ है, ये भी स्मॉल लीफ है, इसके पास अपनी मैच्योर साइज तक पहुँचने की अभी क्या है, इसके पास कैपेसिटी मौजूद है। अरे बोलो, ये तो पहले ही ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, बस थोड़ा साइज बढ़ाना है इसे। तो जो नई लीफ है उनके पास क्या है, साइज को बढ़ाने की कैपेसिटी उनके पास ज़्यादा है। यहाँ पर क्या, ये ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, तो कितनी साइज बढ़ा सकेगी? थोड़ा बहुत बढ़ाएगी। इसलिए रिलेटिव साइज उसमें ज़्यादा आएगा जो अभी क्या है, इमैच्योर कंडीशन है, यानी कह सकते हैं जो आप यंग कंडीशन में हैं उनके अंदर ग्रोथ करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो लोग मैच्योर हो चुके हैं, वही बात तुम पे भी एप्लीकेबल होती है। जो लोग नए आते हैं तैयारी करने के लिए, उनके पास जोश बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें ग्रोथ करके उन्हें सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी बूढ़े लोग तो आराम से होते रहते हैं 8-10 साल के अंदर ना, ये तो होता ही रहेगा। वो तो कहते हैं ना कि अब तो आ ही गए हैं तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा, इसके साथ कुछ और भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन उन्हें कहते हैं हार न माना जो लगातार लगे रहते हैं, उन्हें नहीं जो छोड़ चुके होते हैं, कभी कभी सीजनल तरीके से निकलते हैं, मेढक तरीके से, और करके चल जाते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ यहाँ क्वेश्चन है, किस लीफ के अंदर रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा है? आप बताओगे ए में ज़्यादा है, बी के कंपेरिजन में। उसका रीजन क्या है? अभी ये यंग लीफ है, इसके पास अपनी मैच्योर साइज को पहुंचने के लिए अच्छा खासा इसके पास टाइम है, ये बढ़ सकता है आगे। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है आपके पास? कंडीशन ऑफ द ग्रोथ, बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद कंडीशन ऑफ द ग्रोथ बस बहुत थोड़ा सा है। कंडीशन में कुछ नहीं, कंडीशन में कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए इतना चाहिए बस। कंडीशन फॉर द ग्रोथ कह रहे हैं, व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ। नेसेसरी कंडीशन क्या है ग्रोथ के लिए, आपको बताना पड़ेगा कि ग्रोथ करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। चलो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं दिस लिस्ट में हैव वाटर। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए आपको पानी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए आपको? वाटर, ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन। जैसे हाँ, ये फेवरेबल कंडीशन है। जैसे कि तुम्हें ग्रोथ करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तुम्हें नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें हर सब्जेक्ट तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए और उस पर स्टडी करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आओ तो अंडरलाइन करो आप, वाटर, ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट, द प्लांट सेल ग्रो इन द साइज बाय द सेल इनलार्जमेंट व्हिच इन टर्म रिक्वायर द वाटर। कह रहे हैं सेल को बढ़ने के लिए भी क्या चाहिए आपको? वाटर। पानी जब सेल एब्जॉर्ब करती है तो पानी जो होता है वो सेल की वॉल पर प्रेशर मारता है, जिससे कि सेल अपनी साइज में बढ़ जाती है। टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स हेल्प इन द एक्सपेंशन ग्रोथ। टर्जिडिटी आपने कभी देखा होगा, कुछ सेल्स होती हैं जो फूल जाती हैं ना, जैसे कि आप पानी के अंदर आपने किशमिश को डाल देते हैं, हाँ वो भी स्टोमेटा में भी आपने सुना होगा टर्जिडिटी वर्ड। लेकिन आप सिंपल एग्जांपल, अगर आप किसी भी पानी के अंदर आप अगर किशमिश को डालते हो तो किशमिश क्या होता है? फूल जाती है। वहीं पर आप किशमिश को अगर आप शक्कर में डाल दो तब और पिचक जाएगी, होगा ना। तो बात आती है, ये जो फूल रहे हैं, ये जो फूल रही है सेल ना, उसे कहते हैं क्या है? हम टर्जिडिटी कहते हैं ना। तो सेल की टर्जिडिटी होने की वजह से सेल में क्या ग्रोथ होती है? एक्सटेंशन ग्रोथ होती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट आगे, Thus plant growth and the further development is initially linked to the water status of the plant। कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है प्लांट की, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है? प्लांट के वाटर स्टेटस पर डिपेंड करती है कि प्लांट के पास कितना वाटर अवेलेबल है। वाटर ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस पर ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ, कुछ याद आ रहा है? नहीं, इससे पहले 2 चैप्टर और पढ़ाया था मैंने, एक फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था और एक मैंने पढ़ाया था आपको क्या? रिस्पायरेशन। और जब आप लास्ट में थे, रुको मेरे भाई,
मैंने कहा था आपके पास फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंने लास्ट में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर पढ़ाए थे। उसमें से एक फैक्टर क्या था आपके पास, वाटर। मैंने आपसे कहा था कि वाटर फोटोसिंथेसिस में इफेक्ट तो डालेगा, क्योंकि ये एज अ रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट है, इफेक्ट तो डालेगा। लेकिन वहां पर एक वर्ड लिखा था कि वाटर फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट डालने से पहले अगर प्लांट के आसपास वाटर की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले इफेक्ट किस पे डालेगा, ये प्लांट की ग्रोथ पे डालेगा, प्लांट को ग्रोथ ही नहीं करवाएगा। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत दूर की बात है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के पास वाटर का जो है वो सबसे पहले वाटर प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट डालेगा। जब प्लांट सही से ग्रो करेगा, उसमें लीफ बनेगा, तब तो हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। अभी प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा सही से, उसके आसपास पानी की कमी है, हम फोटोसिंथेसिस की बात कहाँ से करेंगे। तो पहले प्लांट तो बना लो, उसके बाद फोटोसिंथेसिस बनाते रहना। नेक्स्ट मेरे पास लिखा है वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीड फॉर द ग्रोथ। आपको पता है जो एंजाइम होता है वो एक्वाटिक मीडियम में काम करते हैं, इसलिए आपको एंजाइम भी काम करने के लिए आपको वाटर चाहिए होता है। और जब एंजाइम काम करेगा तभी तो क्या होगी, ग्रोथ होगी। ऑक्सीजन हेल्प इन द रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी। अब अगर आपको पता होगा या पहले से भी, क्या आपने ऑक्सीजन का रोल एरोबिक रिस्पायरेशन में पढ़ा था? नहीं पढ़ा है। मैंने लास्ट में कहा था रिस्पायरेशन के कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही ना हो, ईटीएस बंद हो जाएगा, ईटीएस से पहले क्रेब साइकिल बंद हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखा जाए तो सेल के अंदर जो एनर्जी एटीपी रिलीज हो रही है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से। आपको समझना चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं था तो आपने एनारोबिक रिस्पायरेशन करना स्टार्ट कर दिया था ना। आपने कहा था एक ही ग्लूकोज का मेरे पास मॉलिक्यूल था, अगर आप एनारोबिक रिस्पायरेशन करोगे, अगर आप एनारोबिक रिस्पायरेशन करोगे तो आपको केवल 2 ही एटीपी मिलेगी। और अगर आप एरोबिक रिस्पायरेशन करोगे तो आपने लगभग 38 एटीपी की बात की थी। तो आप तोड़ तो रहे हो एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, लेकिन आप समझ सकते हो किसका रोल यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन नहीं है तो केवल 2 ही एटीपी मिल रहा है, ऑक्सीजन है तो आपको 38 एटीपी मिला है। खर्चा बराबर दोनों में है, बस गेन क्या है, डिफरेंस है। और किसकी वजह से है वो, ऑक्सीजन की वजह से। देखा, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एक्टिविटी। यानी ग्रोथ करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए होगा, और चाहिए ग्रो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए आपको, मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, ताकि ग्रोथ क्या हो सके, प्रोटोप्लाज्म बढ़ सके और एनर्जी भी आसानी से मिल सके। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ग्रोथ करानी है तो ग्रोथ कराने के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। अगर वाटर आपके पास रहेगा तो सेल क्या करेगी, इलॉन्गेट करेगी, सेल अपना साइज बढ़ाएगी, इनलार्जमेंट करेगी। क्लियर है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, आपके पास एनर्जी मिलती रहेगी। क्या मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी। और अगर आपके पास न्यूट्रिएंट रहेगा तो प्लांट क्या करेगा, अपना प्रोटोप्लाज्म बनाएगा और अपना एनर्जी का सोर्स भी ढूंढ लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन, यानी इन तीनों के अलावा, एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सुटेड फॉर द इट्स ग्रोथ। अगर आपको मैं कुछ याद दिलाऊंगा तो आपको फोटोसिंथेसिस याद आएगा, और फोटोसिंथेसिस में आपको मैंने एक बड़ा सा चार्ट बनवाया था जो कि एनसीईआरटी ने पहले बना के दिया था। मैंने कहा था C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, C3 प्लांट को इतना टेम्परेचर चाहिए, C4 के लिए इतना चाहिए। तो हर प्लांट में, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था जो C3 प्लांट है इनके लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, बाकी C4 के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। यानी हर प्लांट अपना अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर रखता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डिटरमिनेट टू इट्स सर्वाइवल। अगर आपको याद होगा, कभी आपने एंजाइम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा होगा ना, एंजाइम बायोमॉलिक्यूल के अंदर, और उसमें आपने एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए अपने टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर पढ़ा था ना। आपने कहा था कोई भी होगा एंजाइम उस टेम्परेचर पर सबसे अच्छा काम करता है जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो सही से काम, वही बात लिखी है पर।
कह रहे अगर कोई भी डेविएशन हो जाएगा इस रेंज से तो उसके सर्वाइवल पर इफेक्ट पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एज द लाइट एंड द ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट द सर्टेन फेज ऑफ द ग्रोथ। कह रहे ग्रोथ के कुछ फेज को लाइट भी अफेक्ट कर सकता है और ग्रेविटी भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है ना, यहां तक था आपका पूरा का